बाजार में फ्राइडे फैक्टर हावी, बाजार में भारी उतार चढ़ाव, लेकिन निचले स्तरों से निफ्टी में शानदार रिकवरी में आईटी इंडेक्स का सबसे ज्यादा योगदान। निफ्टी आईटी पहुंचा 500 अंकों पर, 2.25% की तेजी के साथ सबसे अच्छी तेजी। टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा बढ़त, 2% चढ़ा ये स्टॉक का। वहीं एलटीटीएस, माइंडट्री, एचसीएल टेक में भी दिखी जोरदार तेजी। सीमेंट शेयरों में लगातार 5वें दिन उछाल कायम। इस हफ्ते करीब 17% ज्यादा उछला श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में करीब 11% की जोरदार तेजी। जेके सीमेंट, डालमिया और एसीसी में भी करीब 5 से 8% तक का उछाल। एलएनजी की कीमतों में तेज गिरावट से गैस कंपनियों के शेयरों में दिखी खरीदारी। 5% के उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना जीएसपीएल। साथ ही गुजरात गैस में भी 4% तक की दिखी बढ़त। टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अगले महीने कैबिनेट की मंजूरी संभव। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट नोट हुआ तैयार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो गणेश उत्सव का आज 10वां दिन और विसर्जन की तैयारी में पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र दरअसल जश्न के माहौल में, और गणपति बप्पा का इंतजार फिर अगले साल होगा जरूर। वीरू, सड़कों पर भीड़ उमड़कर आई है, ढोल ताशे, और आप कहें तो यहीं से अब अगले उत्सव की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। हर गली, हर कूचे में बस यही कहा जा रहा है, गणपति बप्पा लौकर या। तो अगले साल का बेसब्री से इंतजार, और 2 साल के बाद ये जो जश्न मना है, सड़कों पर जो भीड़ आई है, जो त्योहार, जो उत्सव, जो उल्लास देखने को मिला है, वो वाकई में देखने लायक है। जी हम वाकई अगर आप देखिए, मन मोह लेने वाले दृश्य हैं ये आपके स्क्रीन पर। और अगर आप देखें आज विसर्जन, और उसके बाद इन्हीं उम्मीदों के साथ कि गणपति अगले साल फिर पधारें। हर्षदा को मालूम है, मैं पहली बार मुंबई जो था वो गणपति विसर्जन के दिन ही आया था, और सुबह सुबह राजधानी पहुंची थी, और मैं देख के भौचक्का था कि मुंबई में हो क्या रहा है। समझ से परे था, वो तो सही अच्छी बात ये थी कि मुझे को लोकल असिस्टेंस थी, लेकिन सही में आप यू कैन नॉट बिलीव, मैं समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाऊँ, कहाँ उतरूँ, कहाँ खड़ा रहूँ। बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, ये था कि उस 10 दिन में मैंने 2018 में पहली बार देखा कि भाई क्या होता है गणेश उत्सव। वाकई मजा आ गया। वीरू, यकीन मानिए, और वो जो आज आतिशबाजी होती है आखिरी 2 दिनों में, वो भी काफी मनमोहक होती है। आपके लिए तो शायद वो पहला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन साल भर साल लोग जब निकलते हैं ऑफिस से, घर से, और इतनी सारी भीड़, इतना सैलाब लोगों का, तो वही फीलिंग होती है कि हो क्या रहा है और कहाँ जाएं और कहाँ से निकले। लेकिन वाकई में ये उत्सव है जो पूरे दिल से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और अगर आपके पास मौका है बस खिड़की से झांकने का या फिर टीवी पर देखने का, तो उसे चूकिएगा नहीं, क्योंकि वाकई में खूब मस्ती और मन मौज देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट्स में भी यही हाल है। मार्केट्स भी इंतजार कर रहे हैं कि यही रौनक दरअसल उनके साथ बनी रहे, बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। आप देखिएगा, आज 17,925 के सुबह सवेरे दर्शन हुए, और इस समय भी 17,850 के आसपास का ही ट्रेड देखने को मिला है। तो इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, अब फाइनल टोन क्या पकड़ेगा मार्केट, उस पर ध्यान देंगे हम। डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं करीब 200 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार वहां पर शुरू होने वाला है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है, और निफ्टी ही नहीं, निफ्टी बैंक में भी तेजी, मिड कैप स्टॉक्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। यानी कि एक होलिस्टिक रैली आज आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों में जरूर देखने को मिली। ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है मार्केट, लेकिन तेजी का जो टोन है वो अभी भी कायम है। वीरू, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आज ट्रेड फ्रैंकली स्पीकिंग रणनीति के अनुसार मिला सिर्फ निफ्टी बैंक पे, बाकी नहीं। और देखिए हर्षदा, परसों ही बुधवार को ही हम कहाँ 17,481 की ट्रैजेक्टरी छू कर आए, एंड सडनली यू आर स्ट्राइकिंग ऑलमोस्ट 17,920। तो ये एक सब्सटेंशियल एक सफर तय किया है आपने।
मात्र 3 सेशंस में, पौने 3 सेशंस में। तो थोड़ा सा इंडेक्स को छोड़ देना चाहिए अभी। मैं एक बार बताऊं हर्षदा, क्योंकि हमें ट्रेड पे फोकस करना है राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन आईटी। आपने एक स्टॉक का नाम लिया था टेक महिंद्रा कुछ देर पहले सुर्खियों में, गजब का स्विंग दिया, 1100-1120 के ऊपर आना, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इन स्टॉक्स का आना इंडिकेट कर रहा है जनाब इट्स आईटी जो कि बिलोंग करता है आज के सेशन को। हर्षदा जानती हैं आप, निफ्टी आईटी इज अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्ट्राइक करता हुआ निफ्टी आईटी अब एग्जैक्टली याद रखेगा 28,671 पे इस वक्त निफ्टी आईटी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट कर रहा है। और मैं अगर इस वक्त एक स्टॉक हाईलाइट करूं ना जनाब, जिस पर आप नजर रखिएगा 2 बजे, एंड इट्स टीसीएस। हर्षदा ने टेक महिंद्रा का जिक्र किया, लुक एट टीसीएस। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज टीसीएस पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करिएगा। आज 22 अगस्त के बाद पहली बार टीसीएस अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा है। हर्षदा आज मैं अभी इंडेक्स पे कोई कमेंट्री नहीं करूंगा, सुबह की कमेंट्री सबको याद है, लेवल सबको याद है। फॉर द टाइमिंग जस्ट फोकस ऑन आईटी एंड आईटी। हर्षदा जी हाँ, टेक काउंटर्स पर ही सबसे ज्यादा ध्यान, क्योंकि वहीं पर हरकत देखने को मिल रही है। चलिए आपको दिखा देते हैं वो काउंटर्स जो इस रैली में सबसे आगे हैं, और इस रैली में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया है। तो तेजी वाले काउंटर्स जो आज ट्रेंड कर रहे हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आज के दिन लगभग ज्यादातर सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कुछ को छोड़कर। देखिए टेक महिंद्रा, जिसका जिक्र अभी वीरू भी कर रहे थे, 3% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। अदानी पोर्ट में हमने देखा है 3% का उछाल आज फिर देखने को मिला। 1000 के ऊपर के टारगेट्स आपको आशीष चतुर्मोता बार बार गिना रहे थे कल, 910 के लेवल्स आ चुके हैं। इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर, और जीएसपीएल में भी हमने देखा है करीब 5% की बढ़त पर ही ट्रेड साफ देखने को मिला है। लेकर आते हैं वो काउंटर्स जो चले नहीं हैं आज, या फिर जिनमें बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। एमएनएम करीब 2% नीचे, इन्होंने हालांकि EXUV 400 से पर्दा जरूर उठाया, उसके विजुअल्स आपने देखे हैं इस चैनल पे। आज स्टॉक आज थोड़ा सा मायूस है। HDFC लाइफ में हल्की सी दबाव, रेन इंडस्ट्रीज की धुलाई हुई है, 7% टूटा, और पीवीआर आज फिर वो फ्राइडे फैक्टर के फेवर में नहीं जा रहा है। ब्रह्मास्त्र को क्या रिस्पॉन्स मिला है वो इनफैक्ट उसके डिटेल्स आगे निकल कर आएंगे, लेकिन ये स्टॉक आज मुनाफा वसूली के साथ 5% के नुकसान पर 1841 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ प्रेशर बनता हुआ। अब ऐसे मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा करके हल्का जरूर हुआ है। कोलकाता से राजेश अग्रवाल को जोड़ेंगे, फिर टेक्निकल पैनल में प्रकाश काबा है ही, समित चौहान भी जुड़ेंगे, आशीष बहेती, राजेश सातपुते साथ देंगे, मानस जायसवाल भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आज के दिन। फिर बात करेंगे हम हर 10-15 मिनट में कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स की, लेकिन 2:45 पर प्रभुदास लीलादत्त की अमीशा वोरा भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे भी कॉल लेंगे यहाँ से आगे के मार्केट के आउटलुक पर। लेकिन सस्ता ऑप्शन, एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा, ये सभी ट्रेड्स आपको टाइमली मिलेंगे CNBC आवाज पर। जी चलिए अभी काम करते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट यहाँ से ट्रेड लेने की, और स्विंग मिल रहे हैं बाजार में, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, यकीन मानिए आज ये क्लोजिंग स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करने वाली है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड। मानस, क्या चीज करेंगे आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए आईटी क्षेत्र की तरफ ही देखेंगे। मॉर्निंग में मैंने टेक महिंद्रा की बात की थी, वहां एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिल गया। अब मेरा समझ है कि टीसीएस की तरफ देखना चाहिए। टीसीएस ने 3100 के आसपास बॉटम बनाया है 3 दिन पहले, बाउंड बैक देखने को मिला, और ये अब 20 डे मूविंग एवरेज को चैलेंज कर रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न को 60 मिनट चार्ट पे जब हम देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और 3300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो टीसीएस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 3175 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और 3300 रुपए तक के टारगेट सेट करेंगे। और ऑप्शन में ट्रेड भी ले सकते हैं। टीसीएस का जो 3200 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ही ट्रेड लेना चाहिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 83 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, यहां पर खरीदारी करिए 68 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 120 रुपए के टारगेट के लिए। जी हाँ, देखिए अभी मैं कुछ देर पहले यही कह रहा था आपको, टीसीएस पे इसलिए फोकस कीजिए क्योंकि टीसीएस मतलब कहाँ टेक, एक सेकेंड मैं इनफैक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ टेक महिंद्रा 1122 पे अपने
100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है। वहीं टीसीएस जो है अभी हार्डली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक कर रहा है। मानस ने कहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्विंग मिलेंगे 3300 तक के, और 3200 की कॉल आपने की है, 3200 की कही है ना मानस आपने मेरे ख्याल से? यस, इट्स 3200, 83 पे ट्रेड कर रही है। इस कॉल को ऐड करके चलिए इस क्लोजिंग के लिए। इट्स ऑल अबाउट आईटी, याद रखिएगा। टीसीएस नाउ एट डे हाई। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं सेशन को और आपका कन्विक्शन कॉल। कल हमने बात की थी टेक महिंद्रा की और आज ऊपर गया है, लेकिन अब भी मुझे अच्छा लगता है। आज करीब 3% अप है टेक महिंद्रा, ट्रेड करा है 1122। मुझे लगता है 1150 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा कितना? 1110 सही रहेगा स्टॉप टेक महिंद्रा पर, ध्यान देना चाहिए। आज वाकई में टेक्नोलॉजी आईटी अच्छा कर रहा है। तो टेक महिंद्रा और टीसीएस, देखिए ये दो बड़े दिग्गज आईटी कंपनियों पर दाव लगाने की सलाह मानस और गाबा साहब दे रहे हैं। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर तो आईटी पे ही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी यही मेरा पिक रहेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे 1020 डीएमए के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुका है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा हर्डल है 955 है, लेकिन ओवरऑल जो थर्स दिख रहा है मेरे हिसाब से ये निकल जाएगा और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो है 980 का। सो एचसीएल टेक मैंने पोजिशनल टारगेट दिया 980 का टारगेट के लिए लॉन्ग करे एट अबव 950। आपका जो स्टॉप लॉस रखना है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में वो रहेगा 937 का। 937 के स्टॉप लॉस के साथ एचसीएल टेक इज अ बाय। 37 का स्टॉप लॉस, 980 का टारगेट। बात हो रही है एचसीएल टेक की, तो 3 ट्रेड्स और तीनों टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेड्स हैं। साफ हो चुका है स्क्रीन पर, यहीं पर मोमेंटम, और उसी मोमेंटम के साथ हमारे जानकार भी खड़े हैं। आशीष बहेती, आफ्टरनून, टेक्नोलॉजी स्टॉक ही चुना है या फिर कुछ और है हाथ में? गुड आफ्टरनून अर्शदा मैम। स्टॉक्स तो टेक के ही अच्छे लग रहे हैं और उसी में मोमेंटम है, लेकिन मैं थोड़ा सा बियॉन्ड टेक कॉल देना चाहूँगा सो दैट व्यूअर्स को एक ऑप्शन रहे। मारुति काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से मारुति में रिकवरी आई है इंट्राडे काफ़ी इंप्रेसिव, और 20 डेमा जिस हिसाब से रीगेन किया है मारुति ने काफ़ी बेटर लग रहा है। हमें लगता है कि करंट लेवल पे पोजीशन बनानी चाहिए मारुति में। 9100 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है करीब 8850 का। 8850 का स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट रहेगा 9100 का। मारुति का शेयर आप रेडार पर रखें और यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो 1.5% तक की वृद्धि देखने को मिली आज। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी, ऑटो, बैंक्स, ये पॉकेट्स है जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। मारुति खुला मजबूत, फिर फिसला, अब फिर से इसकी चाल बेहतर होती हुई, और 9100 के लिए इस समय मौका तेजी का बन रहा है। चलिए राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं कोलकाता से। अग्रवाल साहब, आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है रेडार पर? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, पैनल में जो दूसरे मित्रगण हैं सबको नमस्कार। ट्रेड जो मैं आते समय सोच के आया था वो इन्फोसिस का था, लेकिन अब मेरे सारे मित्रों ने टेक्नोलॉजी दिया है तो मैं अपने पिछले शुक्रवार का जो ट्रेड था एस्ट्रल, जो कि मैंने उस समय 2100 में दिया था, अभी 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसी के साथ जाना चाहूँगा। देश की एक सबसे बड़ी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टोरेज टैंक्स में जा रही है, एडेसिव बिजनेस अच्छा चल रहा है, 100 करोड़ के आसपास का इनका स्टोरेज टैंक कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें हैं, पेंट्स में भी उतर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बैलेंस शीट है इनकी, डेट कम है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, इस स्टॉक पे अभी भी बहुत जूस बचता है और मुझे शॉर्ट टर्म में ये टारगेट करीब 2700-2800 के आते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त के ट्रेड के हिसाब से मैं समझता हूँ एस्ट्रल पे ही ध्यान देना चाहिए। ओके, एस्ट्रल अगर आप देखें, आप पिक कर रहे हैं, एस्ट्रल लिखा है, ये टेक्निकली ब्यूटीफुल पैटर्न, और जैसे कहते हैं ना, आई मीन कि देखिए इस प्राइस पर क्या कर रहा है ना, ये इस प्राइस पर मतलब 2585 पे, अगर आप डायरेक्टर साहब अगर चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाएं, ये अपना जनवरी 2022 का जो लेवल है पहले ही पार कर चुका था। इनफैक्ट आज की कैंडल में ही, एग्जैक्टली आज ही, अब इसमें जो कहते हैं टेक्निकली यू डोंट हैव एनी सप्लाई जोन। ऐसा कोई भी अगर आप देखें सेलर नहीं बैठा होगा जिस पे ये प्रेशर होगा कि बॉस मेरा प्राइस आके निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ ही किसी पे भी नहीं है। सो एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना, आई मीन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और अनचार्टेड टेरिटरी फॉर एस्ट्रल। डे हाई पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और जिस पैनल ने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए ना, याद रखिएगा सारे डे हाई पर। आशीष बहेती जी का मारुति स्विंग दे के डे हाई पर, एस्ट्रल डे हाई पर, टीसीएस 3215 हो गया, शानदार मूव।
3216 इनफैक्ट अगर आप देखें इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि सुबह का मोमेंटम लेके बैठे हुए हैं, एक दो ट्रेड्स और निपटा लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन को सॉफ्ट करेंगे। मिड कैप आईटी में चलते हैं और जरा प्लीज़ लेके आइए आप माइंडट्री 3309। मानस यहाँ पर भी अभी अभी जो आपका 20 डे में है वो कट रहा है 3307, और लगभग समझ लीजिएगा कि वो 17 अगस्त से जो फॉलिंग चैनल है वो भी बाइसेक्ट हो रही है। इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है 60 मिनट चार्ट पे, स्पेशली आज जब अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अब शायद करेक्शन कंप्लीट हो गया है और जो क्रैक देखा था उसको 50% तक रिटेस्ट करेगा। तो 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है, जो कि 3400-3420 की रेंज में है। 100 रुपए का आपको करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 32-35 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 3400 के टारगेट सेट करना है। जी हाँ, 3400 तक के टारगेट आप रख सकते हैं। स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, शार्प स्विंग देता हुआ और अच्छा मूव दे रहा है। अब यकीन मानिए मेरे स्क्रीन पे इस वक्त विदाउट मतलब कोई भी नॉन आईटी स्टॉक ऐसा नहीं है जो अपीयर हो रहा है। बस ये आशीष बहती जी की अगर आप देखें खूबी थी कि जाके पिक करके ले आए वो आपका मारुति। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। याद रखिएगा कल इस कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में जिस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी, इट वॉज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स, और शायद आशीष ने कई बार ये भी कहा था, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग बीइंग रिपीटेटिव, बट आई एम स्टिल सेइंग कि अदानी पोर्ट्स को लीजिए, अदानी पोर्ट्स को लीजिए। और सुबह भी हमने इसका ट्रेड पिक किया था मेरे ख्याल से 896-91 के जोन में इसको हमने पिक किया था और ये ब्लास्ट हो गया स्टॉक। आशीष बहती जी, आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है? 2 जून 2021 से लेकर मेंटेन्ड पूरी रेंज 9-10 के ऊपर बाइसेक्ट हो चुकी है। आपका प्रोजेक्शन क्या है? अगर यहाँ पे क्लोज आता है तो अगले हफ्ते कहाँ तक का प्रोजेक्शन है आपका इस स्टॉक में? वीरेंद्र जी, 925 के ऊपर क्लोज होते ही हमें लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा मूव देखने मिलेगा। आज जो क्लोज है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हाईएस्ट क्लोज रहेगा इस स्टॉक का। ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक ऑलरेडी है और जिस हिसाब से वॉल्यूम है आज कल के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल के करीब का वॉल्यूम ऑलरेडी अभी तक स्टॉक में हो चुका है। 16 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है। तो हमें लगता है कि 950 तक के तो लेवल्स इसमें इमीडिएटली आते हुए दिखते हैं, बट थोड़ा सा इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया हुआ बेटर रहेगा। हमें लगता है कि 920 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 3750 के करीब चल रहा है ये, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है करीब 25 रुपए का, और इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो करीब 55 to 60 के टारगेट्स आ रहे हैं। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप देखें सॉफ्ट होकर ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्क्रीन पे जो मार्क्स आ रहे हैं अच्छे मैं उसको भी देख लेता हूँ। एक आपका टीवीएस मोटर्स की कॉल्स ट्रेडिंग एट डे हाई। आइए जरा एक बार टीवीएस मोटर्स लेके आइए क्या कर रहा है। इट्स नाउ एट 1048। एक स्पाइक आया है इसमें, इसलिए अगर आप देखें ऑप्शंस में जो एकदम से सडनली अगर आप देखें वॉलेटिलिटी बड़ी है। 1048 4940 माइनस लोअर लेवल से एक स्पाइक आया है इंट्राडे चार्ट्स में, और आज इंट्राडे के तीनों लोज जो हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ते हुए हायर लोज, बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, सिर्फ क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, और बहुत एक एग्रेसिव ट्रेड। अगर क्लोजिंग में कोई विजिबल है आपको तो बताइए प्लीज। 1049। तो आपने टीवीएस मोटर्स की बात की, राइट? हाँ, टीवीएस मोटर्स जी। तो देखिए, टीवीएस मोटर्स के अगर हम पिछले 3 या 4 सेशन देखें तो बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला था। तो स्टॉक का अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि हमें ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आज और कल ये 2 सेशन मिला के, मंडे के सेशन को मिला के बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 1040 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है इंट्राडे चार्ट पे। तो 1040 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1080 के टारगेट के लिए। टीवीएस मोटर में भी एक मौका 1080 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। अच्छा, एक बार एस्ट्रल को फिर से स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अग्रवाल साहब ने बस कहा और वो स्टॉक चल पड़ा। देखिए 5% के अगेंस्ट 2600 आ चुके हैं। अग्रवाल साहब का टारगेट वैसे
2700 का है, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में अब शामिल हो रहा है। बहुत तगड़ा मोमेंटम इसमें। गाबा साहब, इस पर एक टेक्निकल व्यू आप दे पाएंगे? वैसे 2700-2800 की बात यहाँ पर अग्रवाल साहब ने की है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इस समय उतरने के प्लान बना रहा है आज की इस तेजी के मद्देनजर, क्या टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस हो एस्ट्रल में? एस्ट्रल की बात कर रहे हैं आप? वेल, एस्ट्रल का चार्ट काफी दिनों से अच्छा ही लग रहा है मुझे। मोमेंटम है कोई 7-8 दिनों से। मुझे ध्यान है लास्ट वीक मैंने कॉल दिया था, लेना चाहिए। अभी 2608 पे ट्रेड कर रहा है एस्ट्रल। स्टॉप होगा 2550 या 2540 रहेगा, और बेहतर रहेगा। टारगेट मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट रहेगा 2650, फिर 27 रहेगा। जो मोमेंटम है वो बरकरार है, न्यू जोन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही स्लो मोमेंटम ले जाएगी, वरना बाइंग और भी तेजी को पकड़ेगी एस्ट्रल। जी हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स इसमें दरअसल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाबा साहब भी कह रहे हैं खरीदिए, एक अच्छी तेजी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है और वो तेजी कायम रहने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया पिक आपने दिया। इसके अलावा आप गौर करें, जो दूसरे काउंटर्स आईटी से हटकर जो चल रहे हैं और जिसमें अच्छी खासी हरकत आना अब शुरू हुई, एक बार स्क्रीन पर आप प्लीज लेकर आइएगा देवयानी इंटरनेशनल का काउंटर, क्योंकि काफी दिनों बाद स्टॉक का जिक्र हुआ और वॉल्यूम एक्शन मेरे को ज्यादा भा रहा है। देखिए, करीब 24 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। सुबह में अच्छा मजबूत खुला था, उसके बाद अब फिर से दोपहर में थोड़ी करके इसमें खरीदारी आना शुरू हुई है, पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। ये काउंटर रेडार पर रखे। स्पेंसर रिटेल जैसे स्टॉक से जहां पर हम देख रहे हैं निचले लेवल से, तो ये कंजम्पशन थीम वाले ट्रेड्स एक बार फिर एक्टिव हो चले हैं। आपको देवयानी इंटरनेशनल पर कोई राय है आपकी इस समय, राजेश अग्रवाल जी? 192 के लेवल्स पर हाल फिलहाल में इनफैक्ट काफी ऑफ द रेडार रहा ये काउंटर, अब फिर थोड़ा सा एक्शन लौट तो रहा है। देखिए, अगर यम ब्रांड्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है और मुझे लगता है कि अब जब त्योहारी का सीज़न कुछ दिनों बाद ही चालू होने वाला है, तो ये जो कंजम्पशन QSR वाली थीम है वो अच्छा तूल पकड़ेगी। पिछले तिमाही के नतीजे देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो आई थी, सेम स्टोर ग्रोथ SSG, वो बहुत बढ़िया आई थी। और जो इन्होंने कहा कि ये नए स्टोर्स और खोलने चाह रहे हैं, और ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि देवयानी मौजूदा स्तर में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 3 से 6 महीने का नज़रिया रखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 15 से 20% की बढ़तियाँ हो जाए। तो देवयानी में बिल्कुल हमारी बाय कॉल रहेगी। यानी में एक बाय कॉल, बात करते करते 0.5% ऊपर आया है वो काउंटर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो कुछ कैश मार्केट के ट्रेड्स दरअसल काफ़ी भार है इस मार्केट में। एक बार बैंकों का जायजा लेते हैं। बैंक निफ्टी भले ही ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन आप देखिए ये जो छोटे टिकट साइज के बैंक हैं और स्पेशली RBL बैंक, वो स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन नियरली 5% का होता हुआ और ये डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ निफ्टी बैंक कूल ऑफ कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक है जो अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ इनफैक्ट डे हाई पर ही आ खड़ा है इस समय। 129.60 डे हाई था, 129.10 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में। इस पर राजेश सातपुते अगर आप एक व्यू दें प्लीज, क्या ये तेजी आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करेंगे, क्या नई पोजीशन खड़ी करेंगे? हर्षदा जी, देखिए कल इस पे सुबह बात हुई थी RBL पे, ये मैंने पिक दिया था चार्ट का चमत्कार। यस, आई थिंक सो। तो यहाँ पे 128 के आसपास का इसका जो फ्यूचर है, मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट टारगेट होगा 133.50। तो 134 पकड़ के चले। मेरे हिसाब से ये तेजी और चलेगी। 134 इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये कम से कम 140 142 के क्लस्टर को हिट करना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, वो भी इसको 200 DMA जो है वो करीबन 127 के आसपास है। तो ऑब्वियसली 127 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। जैसे मैंने कहा 134 पहला टारगेट, उसके बाद 140 142 का टारगेट होगा। आपको स्टॉप लॉस जो है 125 के नीचे मेंटेन करना है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस और 140 142 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, इसमें हम देख रहे हैं हर टिक के साथ दरअसल एक्शन बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देना जरूरी। अच्छा, दिग्गज बैंकों में भी आशीष बेहती एक बार इंडसइंड बैंक का हाल देखे। 1135 पर ये भी कैचअप खेलता हुआ कल परसों के मूव के साथ ये आगे बढ़ा है। 2.5% की तेजी। हालांकि पिछले 5-10 मिनटों में ऊपरी लेवल से पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हुई हैं। तो निजी बैंकों में पोजीशन आप कैरी कर रहे हैं या फिर अब पोजीशन काट के जाएंगे? हर्षद मैम, कैरी करना चाहिए इंडसइंड बैंक। जिस हिसाब से एक रेंज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक,
काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था 1100 का 1120 का रेंज ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक में दिया और उसके बाद एक स्टॉप लॉस भी इस पर ट्रिगर हुआ। बट आज का जो मूव है काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं। ज़रूर इसमें एक पोजीशन कैरी करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 1115 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और हमें लगता है कि 1170 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 1170 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और 1117 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये वो फिगर्स, एक तरफ 70 दूसरी तरफ 17, तो ये है तेजी वाला ट्रेड। इंडसइंड बैंक पर कैरी करने की सलाह इस ट्रेड को। चलिए, इस बीच 2:20 ठीक समय है यहाँ पर 4 का चौका शुरू करने की, और पहला ट्रेड आपके लिए लेकर आते हैं सस्ता ऑप्शन। मानस, बताइए। देखिए, आईटी क्षेत्र के साथ ही रहेंगे और सबसे बड़ा दिग्गज आईटी क्षेत्र का इन्फी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। एक गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इन्फी निकल आया है। पैटर्न को देख के लगता है कि अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए सस्ता ऑप्शन में इन्फी का कॉल ऑप्शन लेंगे, 1500 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 44 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 70 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, इन्फोसिस की 1500 की अगर आप देखें राउंड कॉल लेंगे आप, और ये करीब करीब 45 पे ट्रेड कर रही है। आज का सस्ता ऑप्शन का विकल्प आपको दिया है मानस ने। तो हमारे पास आईटी दिग्गजों में से अगर आप देखें सारे ट्रेड हो गए, जो बचा था सब हो गए। सस्ता ऑप्शन में अगर आप देखें आपका इन्फोसिस भी आ गया। 1500 का स्लाइटली इन द मनी कॉल आपको लेना है। 44 पे ऑन एयर गया था ये, इट्स नाउ 45। और हम जरा देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ अपने अगर आप देखें पिछली ट्रेड समरी को देखते चलिए। एस्ट्रल का जिक्र हर्षदा ने कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। टेक महिंद्रा इज डूइंग वेल एट डे हाई। और जो मानस ने ही दिया था टीसीएस, वो टीसीएस अब करीब करीब 3224 हो गया। तो और आप इंडेक्स देख लीजिए जनाब, इंडेक्स वहाँ से रत्ती भर नहीं ला अभी, निफ्टी और निफ्टी बैंक। तो हमने क्या 2 बजे अप्रोच ली थी कि डोंट फोकस ऑन इंडिसेस, जस्ट फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। इन्फोसिस की कॉल डे हाई पर, और टीसीएस की कॉल मानस आपने कितने में दी थी? एक सेकंड बताता हूँ। यहाँ पे टीसीएस की कॉल वो ट्रेड कर रही है, टीसीएस की कॉल दी थी आपने 3200 की। टीसीएस .call.3200 ये ट्रेड कर रही है करीब करीब 94 की। 94 की हो गई स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा अगर आप देखें 1 रुपये पीछे है, इट्स 94 एट डे हाई। तो आईटी में अच्छे मूव मिलते हुए। जी हाँ, और मारुति की कॉल ले आइए। मारुति को भी एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। मारुति ऑप्शंस नाउ एट डे हाई, और मारुति स्पॉट स्क्रीन पे रखिएगा। मारुति स्पॉट भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। तो इस वक्त फ्राइडे फैक्टर के बीच में आपको फोकस करना था स्टॉक फ्यूचर्स पे। और देखिए, मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास ये कॉल गई थी मारुति की 2-3 पर। 8915 का भाव हो गया अब 8984। और एस्ट्रल जो राजेश जी ने दिया था वो भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मिड कैप आईटी में आते हैं, जरा बिरला सॉफ्ट पे आते हैं। लेट्स ब्रिंग बिरला सॉफ्ट। एक बार राजेश सतपुते जी जरा बिरला सॉफ्ट को देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्क्रीन पे आया था, फिर मैं आई थिंक दूसरे डिस्कशन में शामिल हो गया। बिरला सॉफ्ट पे आपकी अप्रोच क्या है? 382 ये भी डे हाई पर है। ये अभी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहा है। राजेश जी। वीरेंद्र जी, देखिए बिरला सॉफ्ट का चार्ट, फ्रैंकली मैं वही उसी को देख रहा था कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बीटीएसटी बनता है 330 के आसपास है। एक छोटा टारगेट लेके काम करे 342 का, तो 342 345 ये इसका बीटीएसटी का टारगेट जो अनफोल्ड हो रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट बाय बनता है। 330 चल रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो 326 के नीचे रखना है। वीरेंद्र जी, एट द सेम टाइम अगर किसी को ऑप्शंस में करना है तो क्या, तो मैंने ऑप्शंस भी लगाया था। 330 का कॉल ऑप्शन 14 रुपीज पे 14 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करके जाइए। 10 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसका टारगेट सेट करें करीबन 20 से 22 का। जी हाँ, हमने 2 बजे आईटी पे फोकस किया, और आप देख लीजिए आईटी इंडेक्स इज नाउ एट 28774। दैट मीन्स जो हमने 2 बजे हर्षदा में डिस्कशन किया उस वक्त आप बाई सेट कर रहे थे 20 डे में। अब आपने पार कर दिया है अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और बहुत दिनों बाद अगर आप देखें ये संजोग आया है, और फ्रेंकली स्पीकिंग 25 अगस्त के बाद तो क्लियरली अगर आप देखें पहली बार ये संजोग आया है। तो आईटी में अच्छे ट्रेड्स लिए और डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं।
अगर थोड़ा सा अगर आप देखिए डाइवर्जेंस आएगा तो मैं इस स्पेस में दोबारा आऊँगा कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर होल्ड करें। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे ऑप्शंस जो हैं LNT के रोटेट हो रहे हैं। LNT क्या कर रहा है 1954 पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने पुल बैक लिया और अब 10 डे से नीचे से घूमा है। मानस, क्या ये अच्छा एक पिक पॉइंट हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को लॉन्ग साइड पे दोबारा पिक करने के लिए? रिवर्सल फ्रॉम इंटरडे रिवर्सल फ्रॉम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा वीरेंद्र जी। देखिए रैली ऑलरेडी हो गई, एक रेजिस्टेंस बन गया है 1980 1990 की रेंज में। तो या तो वो ब्रेक हो जाए तब आपको चांस लेना चाहिए, या तो एटलीस्ट 1962 के ऊपर सस्टेन करेगा तब एलएनटी में खरीदारी करेंगे, क्योंकि तब मेरा समझना है कि चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो अपने 1980-85 के लेवल्स को ब्रेक करके 2020-2030 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा इंतजार करके खरीदारी करेंगे। रुक कर दरअसल यहाँ पर तेजी का ट्रेड इस समय नहीं, लेकिन एक स्टॉक जो निकल रहा है हाथ से वो है इंडिया ग्लाइकॉल। कैश मार्केट का प्योर कैश मार्केट प्ले है, 5% के गेन्स इसमें। कल आपको याद होगा हम आपको बता रहे थे कि दरअसल एथनॉल के दामों में कुछ इजाफा कर सकती है सरकार अगले कुछ दिनों में, 2 से 3 रुपए प्रति लीटर दरअसल इजाफे का ऐलान हो सकता है कि शुगर कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा। क्या इंडिया ग्लाइकॉल जैसे ट्रेड्स के लिए भी फायदा का सौदा रहेगा? कल तो इसमें ज्यादा कुछ एक्शन नहीं आया, लेकिन आज यहाँ पर फिर आतिशबाजी हो रही है। राजेश अग्रवाल, इंडिया ग्लाइकॉल पर कोई आपकी राय? 5% भाग चुका है स्टॉक। देखिए, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वापस से हरकत में आए हैं। त्रिवेणी टर्बाइंस हो, इंडिया ग्लाइकॉल्स हो, तो और जिस तरह की खबर कल ब्रेक हो रही थी कि 2-3 रुपया लीटर इथेनॉल के दामों में बढ़ोतरी होगी, तो सीधी सी बात है कि इनके डायरेक्टली बॉटम लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ ध्यान देना चाहिए। ये मोमेंटम अगर चालू रहा तो ये स्टॉक 4 फिगर तक भी जा सकता है बहुत शॉर्ट टर्म में। 4 फिगर्स यानी कि 1000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काबा साहब, टेक्निकली आप क्या पढ़ रहे हैं चार्ट पर? देखिए 6% ऊपर आ गया ये स्टॉक इंडिया ग्लाइकॉल। इन ग्लाइकॉल मैं चार्ट निकाल लेता हूँ इन ग्लाइकॉल का। यस, अच्छा लग रहा है मुझे इन ग्लाइकॉल। लार्जर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ऑल डिप्स बायबल। सपोर्ट कहां पर? 840 850 जोन पर। कहां तक जा सकता है? अब 915 पर है, लेकिन थोड़ा नजरिया बढ़ा दें तो मुझे लगता है 1000 1020 तक जाने की क्षमता रखता है इंडियन ग्लाइकॉल। चार्ट तो अच्छा है, ले लेना चाहिए। स्टॉप डीप होगा, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन 1000 पॉसिबल है, 1000 से 1020। 1020 तक के लेवल्स, और यही कह रहे थे अग्रवाल साहब भी कि 4 डिजिट में जाएगा, यानी कि 1000 के ऊपर जाएगा। 1020 की तैयारी आप करके ले। इंडिया ग्लाइकॉल ये 6.5% ऊपर अब, और इससे पहले जो हमने कॉल लिया था एस्ट्रल पर भी वो 6.5% तक के गेन्स पर इस समय खड़ा है। तो यहाँ पर भी बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। श्री सीमेंट का जायजा ले लेते हैं। श्री सीमेंट का इस हफ्ते का चार्ट दिखाइए प्लीज। खबर आई कि ये निकलेगा निफ्टी के बाहर, और नॉर्मली पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह का डेवलपमेंट आता है, जो निफ्टी से खिसक रहा होता है ना शेयर, वो चलने लगता है। इस हफ्ते तो अलग अपडेट था कि सीमेंट प्राइसेस में कुछ इजाफा, डिमांड की बात हम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया मूव श्री सीमेंट ने फाइनली दिया है। अग्रवाल साहब, फंडामेंटली बताइए बाकी पीयर्स के सामने श्री सीमेंट वैल्यूएशन वाइज कैसा खड़ा है, और ये जो मूव आई है ये क्या अब कुछ और पैसे को आकर्षित करेगा अपने तरफ? बिल्कुल करेगा। 28,000 तक के टारगेट इसमें मान के चल सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्होंने कुछ अधिग्रहण भी किए, कुछ नए प्लांट्स भी लगा रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, और थोड़ी बहुत दिक्कत है ये निफ्टी के बाहर जब निकलेगा तो हो सकता है कि उस समय थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, बट वो एक वक्त ही होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको अक्यूमुलेट करने की। 28,000 का टारगेट इसमें मान के चल सकते हैं आने वाले 6 से 9 महीने में। और जिस तरीक़ा से सीमेंट पूरे पैक में ही हरकत दिख रही है, मुझे लगता है श्री सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनी, उनके बेनिफिट्स पहले होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक चार्ट और ले लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आज का चार्ट का चौका पे। लेकिन जो स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और शार्प स्विंग दे रहा है, देखिए एक तो आपका एस्टल हो गया, इसके ये तो डे हाई पे ट्रेड ही कर रहा है। जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर रखिएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक 2.73% अगर आप देखें ये अप है,
और 3950 पे, जहां बैंक निफ्टी आज हायर लेवल से, देखो कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, इट्स जस्ट अ रेस्ट डे, बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम हायर लेवल्स, लेकिन 3950 पे एक चीज याद रखिएगा, इतनी बढ़िया क्लोजिंग की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ, इसने आज मार्क एक पूरा काट दिया है 38-39 का, जो कि एक हाई था 7 अप्रैल का। राजेश सतपुते जी, अब आपको लगता है कि एक बार के लिए ये 41-42 की ट्रेजेक्ट्री के लिए कैपिटलाइज कर चुका है, 41-42 की ट्रेजेक्ट्री इसमें आ सकती है जिस प्रकार का ओ एडिशन है, और आप जरा प्लीज स्क्रीन पर इसकी 40 की कॉल रखिएगा, इस पर भी अपना व्यू दीजिएगा। वीरेंद्र जी देखिए, पीएनबी में कॉल करना है 40, यस। देखिए पीएनबी का जो कॉल है 40 का, वो एट प्रेजेंट इट इज ट्रेडिंग एट ₹1.30। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है वो एक थोड़ा सेफर स्ट्रेटेजी होगा आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 40 के बाद का जो मूव आएगा वो कम से कम 44-45 को अनफोल्ड करेगा। अकॉर्डिंग टू पैटर्न थोड़ा चल चुका है, तो इंस्टेड ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस विल बी अ सेफर प्ले। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। पीएनबी का 40 का कॉल ₹1.30 के आसपास है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन ₹1 के आसपास, और टारगेट सेट करें ₹2 के आसपास, 182 रुपीज के आसपास इसे बुक करें। छोटा मूव है लेकिन काम बड़ा होगा। जय, याद रखिएगा किसी भी स्टॉक को पिक करने का एक और कारण होता है। मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है, आई मीन क्योंकि आज फ्राइडे है, एक फिल्टर लगाया है, ऑल क्लोज अबव 200 डे, ऑल क्लोज अबव 100 डे। आज पीएनबी आप समझ लीजिएगा कि अगर इस प्राइस पे क्लोज होता है 3950 पे हर्षदा, तो 2 फरवरी 2018 के बाद, फिर समझिएगा 2 फरवरी 2018 के बाद पहली बार ये स्टॉक जाके अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा। इसकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा बात और करेंगे, बट आई थिंक अब हमारे खास सेगमेंट F&O सुपरस्टार का वक्त हो गया है और आशीष बहती जी के सौजन्य से ये कॉल आएगी। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी आईटी से ही पिक कर रहा हूँ। LTTS काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने ऑलमोस्ट 23 अगस्त से अभी तक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था स्टॉक, बाकी सारे आईटी काउंटर्स के रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रेंथ F&O सुपरस्टार स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो जरा LTTS को ले आई जनाब, इसके चार्ट को देख लेते हैं। और इनफैक्ट आपके बात करते करते आशीष बहती जी, मेरे ख्याल से अब उनसे संपर्क फिर जुड़ गया है। बताइए आशीष, अपनी कमेंट्री पूरी करिए। जी, तो 3670 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट आ रहे हैं 3800 के फर्स्ट टारगेट है, जो कि इसका 200 डेमा भी है। अगर ये उसके बियॉन्ड निकलता है तो इसमें जरूर 3900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो LTTS में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो L&T टेक सर्विसेज जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था, ये एक स्टॉक जहां पर तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, मोमेंटम है, और मिड कैप आईटी में भी वो मोमेंटम बढ़ता हुआ। इनफैक्ट मिड कैप आईटी से जुड़ा एक और स्टॉक जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, उस पर मानस आपकी राय। फर्स्ट सोर्स, कई दफा इसकी हम बातचीत कर चुके हैं, मानस है कि नहीं? अच्छा नहीं, मानस का भी थोड़ा सा लिंक फेल हो रहा है। गावा साहब से बात हो सकती है? गावा साहब फर्स्ट सोर्स देखेंगे प्लीज, 2.5% ऊपर। ये बाकी टेक्नोलॉजी के मोमेंटम में ये स्टॉक भी अब अच्छी हरकत दिखा रहा है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी सॉलिड है, नियरली 9 to 10% का हुआ है गेन। हाँ, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL 116 पे ट्रेड कर रहा है। इसका लॉन्जर टर्म चार्ट देखना चाहिए। लगता है जो नीचे जो गिरावट थी अब वो थम चुकी है, अपमूव यहाँ से शुरू हुआ है, लेना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लेना है तो 114 का स्टॉप लगाइए, फिर करीब 120 पे निकल जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 120 पे रुकेगा, ये हायर जोन दिखेगा। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है और इसमें हायर जोन पॉसिबल है आते दिनों में। यस, FSL गुड बाय। FSL पर एक बाय कॉल, स्टॉक देखिए तगड़े मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट पूरा मिड कैप आईटी पैक स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि L&T टेक सर्विसेज की हमने बात की, माइंडट्री की बात हो गई, अब फर्स्ट सोर्स भी हमने कर लिया, उस पर फोकस। कोफोर्ज मुझे याद है कल इसका जिक्र हुआ था, ये स्टॉक 3574 के आसपास ट्रेड करता हुआ।
क्या इसमें पोटेंशियल है? आई डोंट नो, ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो वैसे कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्की हल्की हरकत तो यहाँ पर भी लौटी है। राजेश सातपुते, कोफोर्ज पर कोई राय? हर्षदा जी देखिए, कोफोर्ज में रिकवरी तो है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 3600-3620 के आसपास बनता है। तो इसीलिए देखिए 3600 का रेजिस्टेंस हिट करने के बाद फ्यूचर में यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। तो मुझे लगता है फिर अगर आईटी पे प्ले करना है तो फिर बाकी सारे बहुत सारे काउंटर है, तो कोफोर्ज को फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। ओके, तो कोफोर्ज के लिए एक मौका यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक में एक्शन आ रहा है, लेकिन कुछ समय दें, उसके बाद ही ट्रेड लें। इस समय राजेश सातपुते कह रहे हैं कि शायद ये एक मोमेंटम हल्का सा लौट रहा है बाकियों को देखकर, लेकिन टिके नहीं है तेजी में। 62 रुपीस का इजाफा फिलहाल। समित चौहान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। और समित ने क्या बढ़िया ट्रेड्स इस हफ्ते दिए हैं। खिलाड़ी नंबर 1 में तगड़ा मुकाबला अब समित और रूपक के बीच होता हुआ दिखाई देगा। उसके डिटेल्स भी आपके सामने लेकर आएंगे कुछ ही देर में। लेकिन समित, इस घंटे का क्या ट्रेड है, बताइए। देखिए, आईटी स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहेंगे। इनिशियली हमारी मिड कैप आईटी पे ज्यादा फोकस था, जिसमें टेक महिंद्रा, एलटीटीएस, बट आई गेस उन दोनों का ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। तो एक हेवीवेट स्पेस जिसमें हेवीवेट स्टॉक जिसमें हमें लगता है कि मोमेंटम यहाँ से ट्रिगर हो सकता है, तो एचसीएल टेक रहेगा। एचसीएल टेक में हमने एक अच्छी खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है, और लो लेवल से हर बार जब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आता है, वहां से ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देती है। और ये इन टेंडम विद मिड कैप आईटी स्टॉक, इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है। तो एचसीएल टेक हम बाय करने की सलाह देंगे, बट ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए। 950 का कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो, 25.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक 14 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से एचसीएल टेक में हम एटलीस्ट 2.5-3% की मूव इमीडिएटली 1 या 2 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिसके चलते ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 44 का रहेगा। 4 के टारगेट के लिए एक मौका। 940 का कॉल लेना याद रखिएगा। एचसीएल टेक की बात हो रही है, 3175 के लेवल्स पर है ये काउंटर। 44 तक के लेवल्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो वो आप ध्यान में ज़रूर रखें। अच्छा, एक और ट्रेड जो है तो मिड कैप आईटी, आज वही चल रहा है, तो उसी की सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। बिरला सॉफ्ट, वो लेकर आइएगा स्क्रीन पर प्लीज। और राजेश सातपुते, एक बार इस पर आप नजर डालें। 3.5% की तेजी, 331 के लेवल्स। कोफोर्ज तो आपने कह दिया कि इस समय नो है, क्या बिरला सॉफ्ट यस है? यस है हर्षदा जी। इनफैक्ट अभी इस पे एक बार बात हुई थी हमारी। बिरला सॉफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से 10-20 डीएमए के ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया। गेन इन ओपन इंटरेस्ट 5% है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 334-335 का है, लेकिन 342 का टारगेट हमने दिया था, और जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था वो था 325 के आसपास, 326 के नीचे कहाँ पे। सॉरी, मैं मिस कर गई आपने जब ये ट्रेड दिया था, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम है, और मोमेंटम तो साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बहुत तगड़ा उछाल परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी हम देख रहे हैं, थोड़ी करके रौनक लौटती हुई। तो ये पूरा पैक है। एल&टी इन्फोटेक में भी थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। गवा साहब, एल&टी टेक सर्विसेज की हम बात कर रहे थे, एल&टी इन्फोटेक में भी क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, या फिर कुछ समय लेगा ये स्टॉक चलने में? नहीं, इसमें भी बिल्कुल एल&टी इन्फोटेक में भी मोमेंटम बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लार्जर टर्म स्ट्रक्चर, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए कि 4600 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब भी कोई खरीद लेगा तो भी ठीक है। 4800 मुझे नजर आता है, पॉसिबल है कि वहां तक चला जाए। तो यस, एल&टी इन्फोटेक में एक चांस है ऑन द राउंड साइड। तो एल&टी इन्फोटेक में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय साफ दिखाई दे रही है, एक मौका तेजी करने का। तो ये है फिलहाल आपके लिए वो मिड कैप आईटी वाले ट्रेड्स जो चले हैं, और उन पर आपकी नजरें होनी भी चाहिए। चलिए, मार्केट का हाल एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। 17,850 के आसपास निफ्टी 51.2 पर, डे हाई से हल्के जरूर है, लेकिन तेजी कायम है, और 170 पॉइंट की बढ़त निफ्टी बैंक में। टेक्नोलॉजी चल रहा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी ही चल रहा है। इसके अलावा क्या चल रहा है उसका आप जायजा लेते हैं। और यतिन हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, जो बताएंगे और क्या चल रहा है। यतिन, तो हर्षदा, अगर हम बात करें गैस स्टॉक्स की, तो एक इंटरेस्टिंग मूव आज देखने को मिला है। गुजरात बेस्ड जो गैस कंपनीज हैं और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, 2 स्टॉक्स का जिक्र करेंगे। गुजरात गैस, जो सुबह से ही आपको एफएनओ में काफ़ी ट्रैक्शन दिखा रहा है,
और दूसरा स्टॉक है GSPL यानी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड। यहाँ भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। दोनों स्टॉक्स की चर्चा करते हैं और समझते हैं ट्रेड सेटअप कैसा है या कंपनी का अर्निंग सेटअप कैसा है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोरबी की, तो एक बड़ा वॉल्यूम गुजरात गैस का मोरबी के इलाके से आता है जो गुजरात में है, जहां टाइल्स का जो कारोबार है वो पूरा का पूरा गैस पे चलता है। अगर हम टाइल्स की बात करें तो पिछले महीने यानी लगभग 9 अगस्त के आसपास जो मोरबी के टाइल डीलर एसोसिएशन हैं उन्होंने 1 महीने का बंद का ऐलान किया था, क्योंकि एक तो गैस के दाम बढ़ रहे थे, प्रोडक्शन फीजिबल नहीं हो रहा था, और दूसरा जो इन्वेंट्री को डीस्टॉकिंग करने की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। लेकिन ये जो 30 दिन का कूलिंग पीरियड था या जो 30 दिन का शटडाउन पीरियड था, आज से मोरबी में काफ़ी सारे टाइल मैन्युफैक्चरर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और शायद 1-2 दिनों में सारा का सारा मोरबी इलाका आपको फिर से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। ये क्यों ज़रूरी है गुजरात गैस के लिए? क्योंकि लगभग 75% गुजरात गैस के वॉल्यूम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेल से आते हैं, जहां मोरबी का इलाका सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि जो गैस यूजेज है वो टाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा करती है। एक बात। दूसरी बात, गैस के दामों में हमने देखा था स्पॉट प्राइसेस में एक ज़बरदस्त जंप आया था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में, क्योंकि जो रशिया की गैस सिचुएशन है और यूरोप का जो स्ट्रगल है गैस को लेके, उसके कारण स्पॉट दाम बढ़ गए थे। लेकिन अगर हम बात करें अभी के सिचुएशन की, तो पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 15-20 दिनों में आपने क्यूमुलेटिवली 20 से 25% स्पॉट गैस के दाम कम होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण गुजरात गैस के मार्जिन को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब गैस सस्ता होता है तो इनके मार्जिन जनरली इंप्रूव होते हैं, क्योंकि इतना इमीडिएटली अपने कस्टमर्स को कॉस्ट पास नहीं कर सकते। तो एक राहत की बात है गुजरात गैस के लिए। और क्योंकि GSPL 55% हिस्सेदारी लगभग गुजरात गैस में होल्ड करता है, और जो गैस पाइपलाइन है, जो गैस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके थ्रू होता है, तो वॉल्यूम्स वाइज भी GSPL के लिए फ़ायदा होगा। तो दोनों ही GSPL और गुजरात गैस आज के सत्र में इसीलिए ऊपर है, क्योंकि एक होप है कि सितंबर 10 के ऑनवर्ड्स यानी Q2 ऑनवर्ड्स, Q3 ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा बहुत गैस वॉल्यूम्स और सेल्स में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे। ओके, और ये पूरा पैक देखिए फिर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दिया है, चाहे वो GSPL हो, गुजरात गैस जैसे ट्रेड्स हो, तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा हरकत देखने को मिल रही है और होपफुली डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो यूनिट्स फिर से शुरू हो रही हैं। आप इस पूरी खबर को कैसे पढ़ रहे हैं जो डेवलपमेंट्स लेटली निकल कर आए हैं, राजेश अग्रवाल? स्टॉक्स में तो हमने काफ़ी एक्शन देखा है आज। बिल्कुल देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, न कि न्यूज़ बेस। बल्कि ये जो 2 चीज़ें जतिन ने बताई ना, कि एक तो मोरबी में जो प्रोडक्शन कट हो चुका था वो वापस से रिवाइव होने वाला है, और जिस तरीके से रियल स्टेट में हम ट्रैक्शन देख रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि सिरेमिक टाइल्स की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। दूसरे डोमेस्टिक में भी इनके अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ हुए हैं। तीसरे अगर देखेंगे तो LNG की जो प्राइसेस है उसमें अच्छा खासा कट देखने को मिला है, जो सीधे सीधे इनके मार्जिन्स पे प्रभाव डालेगा। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, खास करके गुजरात गैस में। ऐसे एक तरह से इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई देगा। वो स्क्रीन पर रखिएगा, गुजरात गैस, GSPL, ये सारे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा एक बहुत सॉलिड मूव आया है। मानस है क्या अब हमारे साथ? ओके मानस, गुजरात गैस पर आप टिप्पणी करेंगे प्लीज। स्टॉक में 3.5% तक की तेजी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 502, 503 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। आज आफ्टरनून में इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश की, 520 के आसपास जो की है, लेकिन अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। लेकिन जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है, प्राइस ब्रेकआउट है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो कुल मिला के बेहतरीन ट्रेंड है। मेरा समझना है कि अभी भी जो इंटरडे में करेक्शन देखने को मिला उसमें खरीदारी करने के मौके हैं। 494 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 522 रुपए, लेकिन उसके ऊपर तो आपको 540 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 540 तक के लेवल्स भी देखे जाएंगे गुजरात गैस में। इस समय का तगड़ा मोमेंटम ट्रेड, लेकिन लगे हाथ GSPL भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समेत ये स्टॉक भी है जो आज इनफैक्ट बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहा है। बताइए यहाँ पर भी क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है?
जी हाँ, जो इंटेंसिटी से ये स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक एटलीस्ट जो उसका इमीडिएटली 200 डे एवरेज है 267 के आसपास, वहां तक तो ये मूव एक्सटेंड कर सकता है, विच इज रफली अराउंड 6% फ्रॉम करंट लेवल। तो एटलीस्ट 267 के लेवल तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए, और फिर वहां पे अगर और वॉल्यूम्स आते हैं तो यू नेवर नो, ये 200 डे एवरेज भी वहां पे ट्रैवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे भी अभी मौके है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 239 का रहेगा, फर्स्ट टारगेट 267, वहां पे अगर एक बार वापस वॉल्यूम्स आते हैं तो ये स्टॉक 267 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। जी हाँ, चलिए अब देखिए ट्रेड्स काफ़ी सारे हो गए, हमने आईटी पे बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की रणनीति की। 2 बजे मैंने उसको स्किप इसलिए कर दिया था क्योंकि एट द मोमेंट मुझे आईटी में अच्छा स्विंग नज़र आ रहा था। खामखा वक्त बर्बाद करने वाली बात होती है। लेकिन अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। लेट्स ब्रिंग निफ्टी। देखिए आज सुबह क्लियर कट अप्रोच थी कि जब तक 15 मिनट्स यानी करीब 5 में 5 की 3 कैंडल्स पर आप देखिए 9-10 के ऊपर आप सस्टेन नहीं करते तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स टाइम नाउ टू फोकस ऑन वीकली चार्ट्स। अगर आप वीकली चार्ट्स को देखें हर्षदा, तो ये क्लोज बेहद शानदार है। अगर इन लेवल्स पे आता है तो ये क्लोज बहुत शानदार है। आइए इसका सपोर्टिव डेटा देखते हैं, यानी 15 सितंबर का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा इस वक्त क्या कह रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वो इन आंकड़ों में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं और वो क्या करके गए हैं इसका एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ऑन वीकली चार्ट इट्स अ फैंटास्टिक क्लोजिंग, बहुत 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 शानदार क्लोजिंग है। अगर ये हो रही है इस लेवल पे, मोर और लेस मैं मान के चल रहा हूँ किसी लेवल पे हो रही है। जरा कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लगाइए डायरेक्टर साहब जरा प्लीज। वीकली पे शानदार क्लोजिंग, और एक इंडेक्स जो कि अब तक किसी भी तरीके से योगदान नहीं दे रहा था, निफ्टी आईटी, वो आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बाइसेक्ट। दैट मीन हम एक अपने साथ एडवांटेज और कैरी कर रहे हैं। देखिए आज कॉल राइटिंग हुई है 17,900 पे, 75 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई, 18,000 पे अगर आप देखें 81 लाख की, 45 लाख का इंट्राडे एडिशन, लेकिन 17,900 पे 17,800 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। देखिए अब क्लोजिंग में तो कोई ट्रेड लेने का एज ए ट्रेड ट्रेडर मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, विद दीज स्टैट्स हर्षदा, विद आईटी कंट्रीब्यूटिंग और अ क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी आईटी, अगर आप हमारी रणनीति के मुताबिक लॉन्ग हैं तो प्लीज़ आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे इंप्रेशन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। डाउ फ्यूचर्स लेके आइए एक बार। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर एक अच्छा गेन लेकर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि डाउ फ्यूचर्स, वीकली चार्ट्स, ऑप्शन सेट्स सब आपके सपोर्टिव में है, एंड स्पेशली अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आईटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन बेस फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अभी भी 17,500 और 600 की रेंज में है। सो बतौर एक पोजिशनल ट्रेडर आपको थोड़ा सा अपना जो स्टॉप लॉस है, बेस है, वो पीछे मिलेगा। फिर आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए हमारी क्लियर कट अप्रोच थी सुबह, हम ट्रेड लेंगे 40,510 के ऊपर, मिलेगा 40,695, 40,690 मिल गया आपको, ठीक है। अब फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था 2 बजे इस कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में, लेकिन आइए स्टैट्स देखते हैं इसके क्या कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स स्ट्रांग हैं, बैंकिंग स्टॉक्स को आज एक रिलीफ मिल गया, आज एक कूल ऑफ मिल गया, आज एक रेस्ट डे मिल गया, बट स्टिल अगर आप निफ्टी बैंक का वीकली क्लोज देखें तो ये एक बहुत ही शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अगर आपके पास है पोजीशन तो देखिए इंडल्ज एज अ डे ट्रेडर, किसी फ्रेश पोजीशन में मत होइए, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो याद रखिएगा स्टिल हमारा जो ऑप्शन बेस है वो आता है करीब 39,500 पे। हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 39,159 पे, उस पर फोकस नहीं करेंगे हम। 39,500 की ट्रेजेक्ट्री को एक बड़ा बेस मान के चल रहे हैं। ये देखिए हर्षदा आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन 40,500 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है। सो कैरी और लॉन्ग्स, थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा लेकिन लीजिए, क्योंकि ये वीकली जो क्लोजिंग है हर्षदा बेहद ही बेहद ही बेहद ही शानदार है वीकली चार्ट्स पर हर्षदा। अब एक काम करते हैं, चार्ट का चमत्कार है, इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक की अप्रोच जो थी वो कंप्लीट कर ली। चार्ट का चमत्कार समित जी के सौजन्य से आएगा। समित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप?
देखिए ऑलरेडी हमने आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो मैं कैश सेगमेंट का स्टॉक रिकमेंड करूंगा क्योंकि कैश सेगमेंट में अभी भी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो सिमिलर प्रीमाइस पे हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट वेडनेसडे को दिया था। यहाँ पे गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL हमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक ने एक लगभग मल्टी मंथ यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया है। 10 महीनों के बाद 200 डे एवरेज इसने सरपास किया हुआ है। अगर वॉल्यूम्स आज के देखें तो लास्ट 10-15 दिन के औसत वॉल्यूम के नियरली 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम हो चुके हैं। तो यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड होगी, 96 से लेके 98 के टारगेट होंगे और अभी इसके लिए स्टॉप लॉस 87.70 का रखना चाहिए। ओके, ये हो गया चार्ट का चमत्कार। आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ गुजरात पीपावा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय को थोड़ा बदलते हैं और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं और उनसे करेंगे बातचीत। अमीषा वोरा जी, जॉइंट MD प्रभुदास लीलाधर के इस वक्त जुड़ी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जब आपसे जुड़ता हूँ और वो आपका दिया हुआ स्टॉक आज से 10 साल पहले, नहीं 10 नहीं हो गया, 7-8 साल पहले हो गया, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 38 का भाव आज 308 का है। ये बुक करना है मैम या फिर अभी भी होल्ड रखें कैपेक्स साइकिल को देखते हुए? अभी भी मेरे हिसाब से पक्का होल्ड करना चाहिए क्योंकि अभी तो जैसे इंडिया का आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स प्लस रियल एस्टेट साइकिल, ये तीनों साइकिल साथ में इंप्रूव हो रही है। एंड दिस इज, ये जो तीनों सेगमेंट है उसी में एक्शन का क्लाइंट बेस है पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अभी भी होल्ड करना चाहिए। पसंदीदा मैम का ये स्टॉक था और अभी भी आप याद रखिएगा, कन्विक्शन के साथ होल्ड रखिए। अच्छा मैम, ये कुछ रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी पिछले कुछ दिनों में कि इंडिया टू राइड द बूम ऑफ कैपेक्स साइकिल। अब चाहे वो सरकारी एक्सपेंडिचर हो अगर आप देखें या फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, सब में अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल गेन है। तो इसका मजा भी अगर आप देखें उठाया बाजार ने। लुक एट L&T, Siemens, ABB, ऑल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, नाउ Siemens ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। मैम इस स्पेस में अभी भी कमिटेड रहना चाहिए और अगर आपका फ्रेश कन्विक्शन कोई इस स्पेस में है अभी तो वो क्या है? देखिए, जो कैपिटल गुड्स साइकिल है उसको थोड़ा एक्सपांड कर दूं तो कैपिटल गुड्स स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें ये तेजी सिर्फ चालू ही है और ये मेरे हिसाब से 5 साल की साइकिल चलेगी। तो इसमें जल्दी करने की बात नहीं है, बट बीच में ऐसे ऐसे मौके आएंगे जब थोड़ा मार्केट में एक्सेस हो जाएगा, वो थोड़े लंबे फ्यूचर को डिस्काउंट कर देगी तो थोड़ा करेक्शन आएगा, बट ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ट्रेंड की रहेगी और पोर्टफोलियो में ये सेक्टर्स ओवरवेट ही रहने चाहिए। और उसका रीजन है कि आफ्टर कोविड अब जिस तरह से डिमांड सेटअप हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द यूजर इंडस्ट्री नंबर 1 गुड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जा रही है जहां पर कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट 2 से 3 अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि चाइना +1, तो उसका डेफिनेट केमिकल सेक्टर में इंपैक्ट दिख ही रहा है और काफी सारे सेक्टर्स में। PLI तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इंपैक्ट दिख रहा है ना। ये दोनों के चलते हुए जब रियल एस्टेट सेक्टर भी चेंज होता है तो पीछे सीमेंट स्टील में भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। एंड जिस तरह से अभी ग्लोबल थोड़ा जो आउटकम हो रहा है कि गैस सिचुएशन है, एनर्जी सिचुएशन है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाएगी या जा रही है, तो मुझे लगता है इंडिया और भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन के आ जाएगा। और जैसे कि लास्ट 1 साल में 1.5 साल में भी काफी इंडस्ट्री से जब बात करते थे तो द की एडवांटेज चाइना हैड इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट was no more existing in last 1 year also because of their costs also have inched up. And अभी मुझे नहीं लगता उनको imported coal है तो power advantage भी है। एंड गवर्नमेंट ने PLI करने से काफी लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है ये थीम तो जस्ट चालू हुआ है, काफी पोर्टफोलियोज में एब्सेंट था, इसलिए हमें एक बड़ा सा स्पाइक दिख रहा है, बट दिस थीम विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वेरी गुड मीडियम टर्म।
कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, तो लास्ट ऑलमोस्ट एक्चुअली तो 1-1.5 साल से मैं प्राज काफी बोल रही हूँ। प्राज चल भी चुका है, डबल तो हुआ है, बट मुझे लगता है कि वंस अगेन मेरा रीजन है कि इनका 65% मार्केट शेयर है जहां पर वो काम कर रहे हैं ऑफ इथेनॉल कन्वर्जन मेकिंग, molasses conversion and ethanol making, plus they have much more technology. So technology, major market share, no debt, almost no working capital. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एंड ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है लास्ट 1-1.5 साल में, और मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी चलेगा। वंस अगेन क्योंकि ये चैनल पे है तो मैं जरूर कहूंगी कि मार्केट के साथ ये सभी स्टॉकों में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो वो नजर में रखते हुए ये स्टॉक्स को देखना चाहिए क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। पर ये कैपिटल गुड सेक्टर में पहले मुझे LMW बहुत अच्छा लग रहा था, स्टॉक इज डबल्ड, काफी स्टॉक्स बेरिंग इंडस्ट्री में, BEL, डिफेंस भी बैक हो रहा है एक्शन में, तो मुझे लगता है अक्रॉस द स्पेस और डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, पर मुझे डिक्सन नंबर भी बहुत ठीक लग रहे हैं। हमारे वहां कवरेज नहीं है तो मैं एग्रेसिवली रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे पता है ये स्पेस में ये सभी अच्छे लग रहे हैं। से जुड़ी स्पेस में काफी कैपेक्स और इंफ्रा से जुड़ी स्पेस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अमीशा जी आफ्टरनून, मुझे बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन पर कोई खास स्टडी की है आपने? और मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल ये जो बड़ी एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं यूरोप में फैलती हुई, आई एम गेसिंग अगले इन्वेस्टमेंट्स इसी साइड पर होते हुए दिखाई देंगे। वो ESG का पैसा तो वैसे भी इस तरह के आइडियाज में आ रहा है। क्या भारत में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस समय पैसा लगाना शुरू करें? इसमें ऑफ कोर्स बड़े से बड़े प्लेयर्स हैं और कुछ छोटे प्लेयर्स भी उतरने लगेंगे। ऐसी कोई एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ विच कंपनी टू बैक हमने अभी नहीं आइडेंटिफाई करी है, पर मुझे पता है कि ये जो थीम आप बोल रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट थीम है एंड बोथ आवर रिसर्च विल आल्सो प्रोग्रेस एंड एज वी गेट द अपॉर्चुनिटीज वी विल शेयर इन लिस्टेड स्पेस बिकॉज दैट्स व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट। बट अपॉर्चुनिटी जो आपने आइडेंटिफाई करी है वो डेफिनेटली इज द राइट सेक्टर टू लुक एट है अपॉर्चुनिटीज, और उसके अंदर हम सब देख रहे हैं कि L&T उतर रहा है, हमने रिलायंस की ओर से बयान सुने, अदानी उस स्पेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये तो बड़े यूजुअल सस्पेक्ट्स है, लेकिन कुछ और आइडियाज भी निकल कर आएंगे आई एम श्योर। अच्छा, आज दोपहर में हमने एक चीज नोटिस की कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में काफी तगड़ा उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट एंड एज लक वुड हैव इट लास्ट 2 डेज हमें नैस्डैक में भी थोड़ी सी रिकवरी आती दिखाई दी है। ये अमेरिकी इकोनॉमी में जो स्थिति है, जहां पर कल फिर से जेरोम पावेल साहब फेड चेयर ने कहा कि हम हर वो कदम उठाएंगे जो इन्फ्लेशन को कर्टेल करता हुआ दिखाई देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आईटी कंपनियों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? क्या फायदे गिनेंगे या फिर यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अगर रिसेशन आता है तो डगमगा भी सकता है? मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में एक फर्स्ट अच्छा करेक्शन आ गया, जो उनकी जो रेटिंग में जो फर्क मतलब हो गया था, री रेटिंग जो सब्सटेंशियल हुआ था, उसमें से एक 1 राउंड ऑफ गुड करेक्शन आ चुका। एंड जो डिजिटाइजेशन का ग्लोबल मूव है विच लीड्स टू कन्वीनियंस फॉर कस्टमर, विच लीड्स टू मतलब जिसकी वजह से कस्टमर को भी फायदा होता है और कॉस्ट भी घटती है, वो इतना जल्दी डिजिटाइजेशन का मूव फेड ऑफ नहीं हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन, लार्ज साइज डील्स में डिसीजन मेकिंग डिलेज ये सब थोड़े आ रहे हैं, पर फिर भी यहां से ये कंपनीज की थोड़ी ग्रोथ कम होंगी, ये नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाएगी, ये फ्री कैश ही जनरेट करेगी, तो कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियोज को अच्छा डिफेंस देगी। तो हमारा ये व्यू बनता है कि ये सेक्टर का काफी वेट है निफ्टी में, ऑलमोस्ट 14%, थोड़ा अंडरवेट रह के भी ये सेक्टर में रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉट टोटली वैल्यू पे आ जाएंगे। तो वैल्यू अभी वैल्यूएबल रहेगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि ग्लोबली इतने सारे मूविंग पार्ट्स है कि कौन सी कंपनी को कहां पर वो हिट होगा वो डिसीजन लेना डिफिकल्ट है। तो तभी ये थोड़ा स्टेडी फ्री कैश फ्लो करती हुई कंपनियां
पोर्टफोलियो में जरूरी है। मैम थोड़ा सा मिड कैप में फोकस करें, आई मीन सभी स्पेस के मिड कैप बैंकिंग, इस बार तो मिड कैप बैंकिंग वाइब्रेंट रहा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट को देखिए मैम, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या सब्सटेंशियल मूव दिए। अगर आरबीएल को छोड़ दूं तो, और इनफैक्ट सम इश्यूज विद बंधन बैंक, बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस रही। लुक एट फेडरल बैंक। मिड कैप बैंकिंग में, इनफैक्ट बैंकिंग में प्लस एचएफसीज में या फिर एनबीएफसीज में इस वक्त आप लोग क्या चेज कर रहे हैं, या फिर क्लाइंट्स को क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, एक लास्ट 10 साल का जो पीरियड था वो एनबीएफसी का पीरियड था, तो एनबीएफसीज वर डूइंग वेरी वेल एंड बैंक्स पूरी अपनी बैलेंस शीट क्लीन अप में लगी पड़ी थी और कैपिटल नहीं थी। अभी जो टाइम है वो एक ब्रॉडर कॉल देखें तो मुझे लगता है बैंक्स इज द बेटर सेगमेंट टू फोकस ऑन देन एनबीएफसी। वो एक बड़ा कॉल में व्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बैंक्स की बैलेंस शीट्स अभी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रेंथेंड है, उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज अभी भी बहुत अच्छे हैं। एंड जब कैपेक्स साइकिल अनविल्ड इकोनॉमी में होती है तो टर्म लोन्स आते हैं, और जब टर्म लोन नहीं थे तो बैंकों ने काफी सारा रिटेल में काम कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं, तो नाउ इज द टर्न ऑफ बैंक्स। हैविंग सेड दैट, I still believe that large cap banks को अभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी भी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है एंड वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो हमारे टॉप पिक्स में आज भी आईसीआईसीआई बैंक है, एंड ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमें एक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है। पीएसयू में अभी भी हम लार्ज कैप एसबीआई को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत बना हुआ है और सब्सिडियरीज की वैल्यू मिलाऊं तो ये अभी भी बहुत सस्ता है। एंड जैसे जैसे कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होगा, मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम विल आल्सो रिमेन वेरी स्ट्रांग। अमीषा जी, ये जो हमने सेक्टर्स की बात की, ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिन पर आमतौर पर सभी की नजरें जाती। मुझे बताइए, ऐसी कोई थीम आपने आइडेंटिफाई की है इन द लास्ट 2-3 वीक्स जो इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें कुछ हिडन जेम निकल कर आ सकता है? एक जो दिख रहा है इकोनॉमी में वो है कि एज इंडियन इकोनॉमी पर से वी आर बाउंसिंग बैक इन ऑल टर्म्स a lot, whether business travel हो, leisure travel हो, shopping हो, हर जगह पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। तो काफी सारे जो कॉल्स किए उसमें से मुझे एक लगा कि लेमन ट्री जो मिड मार्केट होटल प्लेयर है, आई थिंक दैट इज शेप्ड अप रियली वेल। और ये भी लग रहा है कि एक फेज था 5 साल का, 2005 से 8 का या तो 4 से 8 का, जब रूम ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी थी और एवरेज रेट भी अच्छे से बढ़ रहे थे। आई थिंक हम वो ऐसे फेज में एंटर हो रहे हैं कि शायद 3 से 4 साल ये कॉम्बिनेशन चलेगा कि ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से रूम रेट बढ़ेंगे तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और मैं ऐसा भी समझती हूँ कि बिकॉज एक वेल मैनेज्ड ब्रांड अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो ये मैनेज्ड होटल ले लेंगे तो उनकी कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो भी कम होगी। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी वेल प्लेस्ड सेगमेंट प्लस स्टॉक एंड अ मैनेजमेंट विच वी कैन बैक। लेमन ट्री एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, 4% ऊपर, और आज इनफैक्ट लक्ष्मण रॉय हमें बता भी रहे थे कि सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अगले महीने ही क्लीन चिट देगी, उसको उस प्रपोजल को फाइनल करती हुई दिखाई देगी, और फिर तमाम होटल स्टॉक्स में और रौनक आने की उम्मीद जरूर है। और अमीषा जी भी कह रही है यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे, बेस अच्छा, मौका है। अमीषा जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। जल्द मुलाकात होगी, टेक केयर। थैंक यू। मार्केट्स पर वापस लौटे तो मूड तो खरीदारी का कायम है।
इस समय हमने कई मिड कैप्स की बात अमीशा जी से की, लेकिन हर हफ्ते एक बेहतरीन मिड कैप जो एक तरफा तेजी दिखाता है वो लेकर आते हैं राजेश अग्रवाल, और उन्हीं की बारी है चार का चौका में अब अपना ट्रेड पेश करने की। राजेश जी, ऑल योर्स। थैंक यू अर्शिदा जी। मैं आपकी इजाज़त से, चूंकि आईटी की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, तो एक स्टॉक मिड कैप आईटी का मेरी नज़र में है, उसे बता दूं, उसके बाद अपने चार के चौका कह दूंगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखना चाहिए, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, 18 से 20% के मार्जिन और 13 से 14% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, कैश पोजीशन की बात की जाए तो नेटवर्थ का करीब 75% हिस्सा उनके कैश में है, जो उनके एक्विजिशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। और जिस तरीके से ऑटो में ट्रैक्शन बना हुआ है, डिमांड सीवी में और पैसेंजर व्हीकल्स में बढ़ती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, मुझे लगता है इस कंपनी को, जो कि ऑटो को खास करके केटर करती है, बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है। कम से कम 650 का टारगेट तो मिनिमम मान के चलने चाहिए। अब आते हैं अपने मिड कैप में, तो मैं स्टोव क्राफ्ट के साथ जाना चाहूँगा। कंपनी किचन अप्लायंसेस बनाती है, गिल्मा और पिजन नाम के ब्रांड्स हैं। अगर पिछली तिमाही में देखेंगे तो प्रेशर कुकर में जो ग्रोथ आई थी वो उनके पीयर ग्रुप से सबसे ज़्यादा आई थी। कोविड के कारण से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में डिमांड बढ़ी है। बैंगलोर में इन्होंने एक नया स्टोर खोला है एक्सक्लूसिव, और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 12 से 18 महीने में वो 35 से 40 नए स्टोर खोलेंगे। नए लॉन्चेस, नेशन वाइड इनकी जो पहुंच है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अच्छी बैलेंस शीट और एकदम रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे ये लगता है कि स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई से बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहा है, इस फेस्टिवल सीजन को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कम से कम 750 पौने 800 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप देखें स्टोव क्राफ्ट में प्रेशर कुकर का जिक्र करते करते इसका सारा प्रेशर अगर आप देखें बना के ही रखा है अभी तक। और ये देखिए 676, हमें राजेश जी ने बातचीत करनी शुरू करी थी 673 पे, 677 हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लोज है आज इसका इतना फैंटास्टिक है, इतना अच्छा है, इतना शानदार है कि पूछिए मत। चार्टी के लिए आई थिंक ऐसे चार्ट्स को चेस करने का मन करता है। आज के वॉल्यूम्स याद रखिएगा, पोस्ट 22 अगस्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है, और मेरे ख्याल से अगर आप जाएं और फरवरी 2022 के बाद की प्राइस पैटर्न को रीड करें तो ऑन स्ट्रॉन्ग डे, मतलब जिस दिन प्राइस ऊपर हो, उस दिन का ये मेरे ख्याल से इस साल का दूसरा या तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। लुक एट प्राइस नाउ 681.50। ये यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखिए नेक्स्ट सप्लाई जोन का आता है इसका करीब करीब 705 पे। 705 का जिक्र मैंने किया, 705, 709, 705, 709 3 मार्च 2022 का हाई है। सो प्राइस जो है वो उस ट्रेजेक्टरी को हिट करे, इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये राजेश जी का आज का मिड कैप फंड है, अब नाउ 684, दिन के सर्वोच्च दरों पे 8% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। चलिए देखिए निफ्टी बैंक पर मैंने अपनी अप्रोच आपको बता दी थी, और एज ए पोजिशनल ट्रेडर आपको क्या करना है, यहाँ से कैरी करनी है पोजिशंस। और वीकली चार्ट्स आज के इस क्लोज के पीछे, मतलब जब वीकली चार्ट्स जो खड़े हैं बेहद शानदार है। लेट्स ब्रिंग डाउ फ्यूचर्स वंस अगेन। डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, और अच्छी तेजी लेकर डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड करते हुए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST STBD का क्रम शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे प्रकाश सर से। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए, सोमवार के लिए? मुझे लगता है माइंट्री पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे माइंट्री। स्ट्रक्चरली एक बेस बना हुआ है, स्टॉप होना, अब ट्रेड कर रहा है 3306 पे, स्टॉप होना चाहिए 3365। ऑन द अपसाइड टारगेट 3550 से 3400 पॉसिबल है माइंट्री। माइंट्री 3315 के स्तर पे 3.21% अगर आप देखें। देखिए ये क्लोजिंग बिलोंग ही करती है आईटी को। आईटी में जो मूव शुरू हुआ था लगभग 1 बजे के आसपास, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3:30 तक कायम रहा, बेहद शानदार। इसको डिस्कस किया था कुछ देर पहले मैंने मानस जी के साथ, और प्रकाश सर का कन्विक्शन कॉल है। समित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए कैश सेगमेंट का ही स्टॉक रहेगा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक अगर हम देखें तो काफी एक अच्छी इसकी प्राइस एक्शन रही है, सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज,
और आज जो उसका एक से 1.5 महीने का जो एक कंसोलिडेशन रहा है, वहां से ये ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ। अगर वॉल्यूम एक्टिविटी देखे तो एक साइजेबल वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो नॉट ओनली मंडे, ये थोड़ा एक पोजिशनल बेसिस पे भी अगर कोई लेता है तो ये स्टॉक 950 जा सकता है। और अगर 1-2 दिन की अगर बात करें तो 910 से लेके 920 के इसके टारगेट्स होंगे और 865 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप कार्बोरेंडम 886 पे लॉन्ग कैरी कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और 44 रुपये ऊपर आज भी आप देखें बढ़ के बंद हो रहा है, ये शानदार मूव है। अब देखिए आप बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आया, लेकिन आप इसकी 2 से लेकर स्पेशली अगर आप देखें 234 से लेकर अब तक की रिकवरी को देखिए। अगेन आई मीन उस ट्रेजेक्ट्री में आने की कोशिश करता हुआ जहाँ पे पुट राइटर्स है। मैंने क्या दिखाया था आपको कुछ देर पहले डेटा में कि पुट राइटर एट 40,500 स्टिल कंफर्टेबल है, इसीलिए सिंक नहीं हो रहा है। मानस, आपका ट्रेड क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए आप? देखिए आयशर मोटर्स में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि आयशर मोटर्स ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, 3450 के रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रेड ब्रेकआउट मंडे के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे चांस लीजिए, 34-39 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 3560 के टारगेट पे। आयशर मोटर्स 3560 के टारगेट के लिए आपको बाय करना है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर आप इस वक्त डे हाई के स्तर पे कारोबार करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका कॉल। वीरेंद्र जी, देखिए मैं बैंकिंग को लेके जाऊंगा। उसमें से जो सबसे बढ़िया जो बैंक है मेरे हिसाब से चार्ट पे, इनफैक्ट सुबह भी बात हुई थी, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। सुबह एक्सिस का डिस्कशन हुआ तो अभी आईसीआईसीआई को चुनूंगा। आईसीआईसीआई देखिए 900 के ऊपर क्लोज दे रहा है, जब जहाँ पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कॉल राइटर थे। तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज मुझे लगता है अगले हफ्ते अच्छा मिलेगा। सो इट्स ए बाय इन आईसीआईसीआई बैंक। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 900 के नीचे और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 920 से 925 का एज ए बीटीएसटी। अगर आप देखेंगे कॉल होगी आपकी स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? नया ट्रेड नहीं रहेगा, एलटीटीएस को एज अ बीटीएसटी कैरी करना चाहूंगा। जिस हिसाब से मूव है, हमें लगता है कि इसमें और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट हमारा 3800 का वो अभी भी इंटैक्ट है, जो कि 20 डेमो वो काफ़ी पास आ चुका है। मेरे ख्याल से शायद आज भी हिट हो सकता है, लेकिन अब जो टारगेट रिवाइज्ड है वो 3900 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसे भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, 3700 का इसमें अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। मानस, टीसीएस की उस कॉल को कैरी करें, 3200 की कॉल जो आपने दी थी। अभी राजेश जी का ट्रेड बाकी है, याद रखिएगा। मानस, बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए क्लोजिंग 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रही है। तो मेरा समझना है कि कम से कम 3250 3260 तक किस तरह आपको मंडे को देखने को मिल जाएंगे। ओके, टीसीएस का वो कॉल ऑप्शन भी कैरी करिएगा। करीब मानस ने दिया था 88 के आसपास, और अच्छा कॉल था वो, 88 नहीं से, हाँ 88 के आसपास दिया था। और जरा प्लीज़ एक बार प्रीमियम लिखे आएंगे उसका। होल्ड लॉन्ग्स कोई चेंज व्यू में नहीं है, 87 पे ट्रेड करता हुआ। और जरा राजेश जी का स्टोव क्राफ्ट लेके आइए आप, 690 हो गया। राजेश जी, एक और ऐसा स्टॉक बताइए जो कि कल मंडे के लिए कैरी करेंगे। गजब मूव, 673, 683, 690 नाउ। देखिए अमूमन मैं डिलीवरी कॉल्स ही देता हूँ, बट सिर्फ मंडे के लिए कैरी करने के लिए एक स्टॉक दे रहा हूँ आपको, अदानी पोर्ट्स का। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अदानी पोर्ट्स का न केवल मंडे के लिए बल्कि अगले हफ्ते के लिए भी कैरी होता हुआ नज़र आएगा। 25% के आसपास की इनकी जो भारत की कार्गो मूवमेंट कैपेसिटी, 25% का मार्केट शेयर इनका है। बड़े एक्सपेंशन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है। थोड़ी डेट की दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और जो नंबर्स आ रहे हैं, खास करके लॉजिस्टिक का जो प्ले हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मध्यम अवधि में स्टॉक 4 फिगर का होता हुआ नज़र आ रहा है, बट बहुत छोटी अवधि या अगले हफ्ते की बात करूँ तो 950 के टारगेट लेके चल सकते हैं। एक कैश का स्टॉक रहेगा कैम्स। अगर आप देखो तो जो 15 बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से 10 इनके क्लाइंट है। आरटीए में बड़ा काम है,
थोड़ी सी दिक्कत पहली तिमाही में हो गई थी क्योंकि AUM गिर गया था, मार्केट ख़राब था, बट वापस से इक्विटी में ट्रैक्शन आ रहा है, SIP के नंबर्स बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि पहली तिमाही में जो रेवेन्यू 17.5-18% के आसपास का जंप आया था वो और ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा, और बॉटम लाइन जहाँ थोड़ी सी दबाव में थी वो भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज़ अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं। ये स्टॉक कम से कम आपको 2600 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए, जब ये आप स्टॉक रिकमेंड करते हैं, आई मीन लुक एट स्टोवक्राफ्ट नाउ, इट्स 691। मैं ये नहीं मान सकता कि आप चार्ट देख के नहीं आए होंगे या फिर आपकी टीम ने इस पे कोई आपको टेक्निकल इनपुट नहीं दिया होगा। आप अग्री करते हैं? एक जॉइंट कंसल्टेशन होता है आप लोगों का कि यस इट्स डूइंग टेक्निकली क्वाइट वेल और फंडामेंटलिस्ट के पास ट्रिगर हैं तो पिक करो इसको, ये होता है डिस्कशन? आपको एक राज की बात बताऊं, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल एनालिस्ट है ही नहीं। हम लोग सिर्फ वेल्थ में काम करते हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कॉल्स ही देते हैं। तो अब ये संजोग कह लीजिए, आपका साथ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हो जाता है, बट टेक्निकल हमारे यहाँ कोई नहीं है। नहीं हमारा साथ क्या, फिर तो जब आपने मना ही कर दिया टेक्निकल वाला, हम भी तो टेक्निकली देखते हैं। क्या छोड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर टेक्निकल वाला तो भाप लेता है। मैंने कहा हमारी मैंने कहा कि 700 तक हो जाएगा, देखिए 700 हो गया, 693। मैंने कहा मेरी कंपनी में कोई टेक्निकल वाला नहीं है, आपका साथ तो हमेशा से ही है। नहीं देखिए, मैं सीरियस नोट मैं जो कह रहा हूँ, स्टोवक्राफ्ट जब आपने पिक किया था तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे था। बतौर अगर आप, आई थिंक मैं मिड कैप को स्कैन कर रहा होता तो शायद स्टॉक को पिक करता। एंड इनफैक्ट जब आपने कैम्स भी राजेश जी मेंशन किया है ना, मैं आई मीन ये इस पॉइंट को क्यों रेज किया है मैंने, क्योंकि कैम्स एग्जैक्टली आज की जो क्लोज आ रहा है ना, आई मीन 2456 पे, इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा, ऑन क्लोजिंग बेसिस 27 सितंबर 2021 के बाद कैम्स ने कभी भी 200 डे मार्क को अगर आप देखें क्रॉस नहीं किया है। और यस, लेकिन आज ये जो क्लोज है, नहीं इनफैक्ट एक दिन आया था लेकिन अगले दिन कोलैप्स हो गया था, वो दिन था 10 जनवरी का। लेकिन आज का जो वॉल्यूम, एक सेकेंड में वॉल्यूम्स को अगर यहाँ पे ऐड करूँ तो आज का वॉल्यूम्स ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो यस, इसमें टेक्निकल एडवांटेज भी इस स्टॉक के साथ एक है। मीनवाइल मैं आपको क्या कह रहा था, स्टोवक्राफ्ट जो है वो हो जाएगा 700 का, जनाब हो गया 700 का, इसकी डिमांड बता रही थी। खैर अब एक काम करते हैं राजेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 2-3 रोज़ पहले मैं एक मूवी देखने गया, किला था, और सिनेमा हॉल का हाल बहुत बुरा था जनाब। मैं जिस मूवी को देखने गया उसमें कुल मिला के मतलब बुधवार के रोज़ होंगे 5 आदमी होंगे। अब ये ब्रह्मास्त्र की अभी मैंने बुकिंग देखी नहीं है एग्जैक्टली, अगर आप देखें दिल्ली की और CP की जरा बुकिंग्स देखूंगा मैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं जिस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है और आपको जिस प्रकार के इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या ये थोड़ा सा सिनारियो, ये क्या थोड़ा सा अगर आप देखें जो पिछला 2 महीना काफ़ी ख़राब गुजरा पोस्ट कश्मीर फाइल्स, या 3 महीने बाद 3 महीने, क्या ये मूवी ऐसी है, दमखम रखती है कि ये थोड़ा सा जो फॉर्च्यून से बदल दे इंडस्ट्री के? देखिए फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगी मूवी बनी है जिसके कॉस्ट रिकवरी दिक्कत आएगी। हालांकि फिल्म प्रोडक्शंस में अगर देखा जाए तो इनके कॉस्ट रिकवरी का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स, म्यूज़िक राइट्स, इन सब से आ जाता है, जिससे प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे हमें देखा जाता है कि फिल्म में लोग नहीं आए, अभी जैसे आप बता रहे थे किसी पिक्चर में 4-5 लोग बैठे थे, तो बहुत जगह ऑडियंस नहीं होती है, लेकिन जो पैसे हैं वो उनकी एक बड़ा हिस्सा की रिकवरी OTT, सैटेलाइट्स, म्यूज़िक राइट्स, इन सब से आ जाती है, ओवरसीज़ के कलेक्शन से आ जाती है। लेकिन ये एक तो पिक्चर बहुत महंगी है, दूसरी जो दिक्कतें हैं वो सबको पता है, उस कारण से जूझ रही है। तीसरे, इसमें जो एक्टर्स हैं, खास करके अमिताभ बच्चन साहब का कह लीजिए या कुछ, तो उनके रोल्स बहुत छोटे हैं। पूरा दारोमदार इसमें पड़ा हुआ है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के ऊपर। VFX और ग्राफिक्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। मैंने पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन जो ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं उसमें VFX देख करके मुझे वाकई बहुत शानदार लगी पिक्चर।
देखना बनता है, बट रिकवरी होगी कि नहीं, फॉर्च्यून्स चेंज होंगे कि नहीं, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। चलिए जनाब, मियाँ बीवी राजी, अब देखते हैं काजी क्या करेगा। मैं देख रहा था पीवीआर में मैक्स सिनेमास नहीं, आई थिंक मैं यहीं पे अपने, आप देखें नोएडा की जो ऑक्यूपेंसी है वो देखने की कोशिश कर रहा था, पर अभी आई थिंक मैं बताऊंगा आपको कैसा स्टेटस है। लेकिन मीनवाइल मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी ने आज HDFC बैंक, राजेश जी आप ही ने पिक किया था ना HDFC बैंक? वीरेंद्र जी कल बात हुई थी सतपुते जी, कल और परसों बात हुई। ओके बट ये एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और करीब 1498, हालांकि हल्का सा ऊपर से कोलैप्स हुआ है, बट स्टिल एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और पीछे 10 मिनट में तो मेरा दिल जीता है स्टोवक्राफ्ट ने 702। आई मीन ये मायने रखता है, आई मीन आपकी कॉल की तारीफ करनी पड़ेगी राजेश अग्रवाल जी। और ये दिन के उच्चतम स्तरों पे 703 आके स्ट्राइक करता हूँ। द मोमेंट मैंने इसका चार्ट देखा ना, लग रहा था कि 705 आएगा। 705 के पीछे थ्योरी क्या थी, जाइए और चेक करिए इसका एग्जैक्टली 705-710 का हाई 4 मार्च 2022 का। मानस, आपका कुछ टेक्निकल रीडिंग है इस स्टॉक पे? बिल्कुल, देखिए अभी मैंने भी इससे चार्ट देखे, पहली बार ही शायद मैंने चार्ट देखे होंगे, लेकिन पैटर्न जो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है और मेरा समझना है कि जो पूरा क्रैक देखने को मिला था 1125 से लेकर 475 तक, उसको पहले तो 38.20% करेक्ट करेगा तो वो तो 726 रुपए आते हैं। लेकिन अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं या कोई डिप पे खरीदारी कर रहे हैं, तब तो 50% ट्रेसबल लेवल के आपके टारगेट होने चाहिए। तो 800-805 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई टिप मिले तो खरीदारी करिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टोवक्राफ्ट आपकी स्क्रीन पे 707 पे। मीनवाइल एक बार जरा एक स्टॉक और लेके आइए आप। देखिए अब ज़्यादा कॉल्स नहीं लेंगे, जस्ट डिस्कस करते हैं कि आज इस महीने के कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स थे, उन्होंने क्या क्या किया। लेट्स टेक इंडिगो। राजेश अग्रवाल जी, इंडिगो पे आपका टेक क्या है? देखिए क्रूड का इतना बड़ा, अगर आप देखें फॉल, इतना बड़ा एडवांटेज, एटिव प्राइसेस सब्सटेंशियली अगर आप देखें मार्च से लेकर अब तक नीचे आए हैं। और इसमें जो एक आई थिंक एक कॉर्पोरेट वॉर थी, वो तो अगर आप देखें एक एग्जिट, मतलब बोर्ड से एग्जिट के बाद और कल के अगर आप देखें फर्दर 2.8 डिल्यूशन के बाद वो वॉर भी खत्म हो गई है एग्जैक्टली। तो कारण क्या है? इंडिगो 1930 पे डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा है? और कल इनफैक्ट इस डील में, एग्जिट में अगर आप देखें डिमांड भी ठीक ठाक रही थी, कल स्टॉक संभल भी गया था, आज बैकफुट पे। इंडिगो को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइसेस में इस वक्त? देखिए एविएशन एज ए सेक्टर अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर लॉस मेकिंग सेक्टर है। बहुत रेयर ऐसे कोई क्वार्टर्स आते हैं जहां नंबर्स पॉजिटिव में आए, भले वो क्रूड के दाम नीचे जा रहे हो या बुकिंग्स बहुत ज़बरदस्त हो रही हो। अभी भी आप देखो तो टिकट प्राइसेस कोई कोई सेक्टर में आसमान छू रही हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स आने बहुत दिक्कत की बात होती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में इसमें कोई बदलाव आता नज़र आएगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, बट हमारे हिसाब से एविएशन स्टॉक्स को एक बार इन्वेस्टमेंट के दायरे में नहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट के दायरे से अगर आप बाहर ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और इंटरग्लोब एविएशन आपकी स्क्रीन पे 1930 पैकेट ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स को यहाँ से और मार्क करेंगे, फिर फाइनली अगर आप देखें मैं डेटा रीडिंग की तरफ जाऊँगा। एक बार मेरे स्क्रीन पर जो स्टॉक अपीयर हो रहा है बार बार लेके आइएगा ज़रा प्लीज़। एक बार आप SRT क्या कर रहा है? कल इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1333, आई मीन 1323 इनफैक्ट डेढ़ पर आके ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट ऑन द वर्ज ऑफ वॉल हिटिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। समेत आपका व्यू इस स्टॉक पे? आई थिंक ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट है इस एवरेज को वॉलेट करने का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है राइट? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए स्टॉक में ऐसा कुछ बड़े यहाँ पे ट्रेंड फिलहाल नहीं दिख रहे। रिसेंटली एक रैली आई थी, फिर उसके बाद एक प्राइस करेक्शन, और फिलहाल तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में, और यहाँ पे एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा ये स्टॉक के लिए 1280 के आसपास। तो जब तक ये 1280 होल्ड कर रहा है, उसकी जो एक प्रीवियस हायर हाइज हायर लोज की जो साइकिल है वो इंटैक्ट रहेगी, और 1280 के नीचे फिर वो निगेट होके फिर वापस इसमें एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम होने की पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल जब तक 1280 है तब तक एक अगर किसी के लॉन्ग्स भी है तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। चलिए अभी काम करते हैं, डायरेक्टर साहब जरा आप लेके आइएगा मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ कैसी रही और क्लोजिंग के वक्त एग्जैक्टली आप देखिए इंप्रेशंस क्या निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग शॉट सुबह याद रखिएगा, जब मैंने पहली बार लॉन्ग शॉट कॉम्बिनेशंस को देखा था डेरिवेटिव्स में तो इट वाज 95 एडवांसेस। क्लोजिंग के वक्त तक आते आते अगर आप देखें काफ़ी रिड्यूस हो गया, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया, बट 77 लॉन्ग्स थे। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे अगर आप देखें कंसंट्रेटेड थे, कहाँ पे अगर आप देखें जमे हुए थे। जीएसपीएल, एस्ट्रल, गुजरात गैस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टेक महिंद्रा। आईटी ने तो जनाब जो कमाल किया है ना आज क्लोजिंग में, वो काबिल तारीफ था। और शॉर्ट कवरिंग थी परसिस्टेंट में, कॉनकॉर में, इन्फोसिस में, एचएल टेक्नोलॉजीज में, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इन सब में शॉर्ट कवरिंग थी। तो आईटी की इस मतलब इस तेज़ी के पीछे बड़ा चंक, बड़ा अगर आप देखें क्रिटिकल पार्ट शॉर्ट कवरिंग ने निभाया और सारा का सारा आईटी स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। रेन इंडस्ट्रीज पीवीआर करीब 0.5%, ब्रह्मास्त्र अगर आप देखें यहाँ चलता हुआ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वर्लपूल, जेके सीमेंट्स, ये आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रेंड में थी, आईडीएफसी में थी, वोडाफोन आइडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एक चेक मुझे अल्ट्राटेक का लेना था, आई थिंक मैं इसको बीच में सोच भी रहा था लेकिन स्किप कर गया था। अल्ट्राटेक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी थी इसमें, 6780। आशीष बहती, इस जस्ट अ वीकेंड पॉज या फिर ये कैंडल काफ़ी हद तक एक कैंडल रिवर्सल की प्रॉपर्टीज को पूरा करती है, आप क्या कहेंगे? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई है सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है वापस रीअक्यूमुलेट करने की नीचे लेवल्स पे। तो हमें लगता है कि ज़रूर खरीदना चाहिए, आज नहीं लेकिन मंडे को अगर इसी लेवल पे मिलता है तो ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स में बायसनेस काफ़ी अच्छा और अपसाइड का है। जिनके पास लॉन्ग है ज़रूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6700 का। हमें लगता है कि इसमें वापस 7000 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिलेंगे। चलिए, अच्छा मैं राजेश जी आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ ब्रह्मास्त्र की ओमैक्स कनाट प्लेस का मॉल की अगर आप देखें बुकिंग देख रहा था, 6 बजे का शो है और अगर मैं इस शो को देखूं प्राइसेस फिर भी अगर आप देखें काफ़ी कम हैं और स्टिल मतलब मैं कहूँगा 80% वैकेंट है ये। 9:30 का शो अगर देखें तो इट सीम्स लाइक 80% वैकेंट। पीवीआर साकेत में फिर भी ठीक ठाक है, बट कनाट प्लेस की अगर आप आपको बताऊँ 80% वैकेंट। राजेश जी अगर आप देखें एक सही स्थिति अपने जो आकलन में है वो बता रहे थे और वाकई पीवीआर इसीलिए अगर आप देखें बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल एक स्टॉक और जो कि सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यूपीएल, जो कि अब बैकफुट पे आ गया है और करीब 741 पे, यस मोर क्लोजर टू इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक यूबीएल लेके आइएगा, यूबीएल को भी देख लेते हैं जाते जाते, क्या कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव था इस स्टॉक में? नो, 1674 ये बैकफुट पे आया। और यूएसएल को देखें एक बार, यूएसएल अगर आप देखें क्या कर रहा है, एक बार एक्टर साहब यूएसएल रखिएगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये करीब 806 पे, ये भी अगर आप देखें काफ़ी हद तक एक क्लस्टर में, एक छोटे से जोन में समाया हुआ था। खैर, इस क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए याद रखिएगा निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट इट सीम्स लाइक जो कहते हैं वीकेंड फैक्टर, थोड़ा सा अगर आप देखें पार्टिसिपेशन की कमी थी और अच्छी बात भी है। और जो डे ट्रेडर्स थे उनका इंटरेस्ट नहीं था आखिरी के 1 घंटे में, फ्रैंकली स्पीकिंग होना भी नहीं चाहिए। आपने वेडनेसडे मॉर्निंग को 484 से 17484 से पुल बैक दिया था, देन 584, 684, 784 और ऑलमोस्ट 884। इतने बड़े स्विंग के बाद आई थिंक ये लाजमी था कि वो आखिरी में थोड़ा सा निफ्टी कोलैप्स होगा। बट क्या डिलीवर करके गया, क्या बाजार अपने साथ लेके जा रहा है और क्या छोड़ के जा रहा है? देखिए, बाजार लेके साथ जा रहा है अपने निफ्टी आईटी, स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन निफ्टी आईटी। और बहुत दिनों बाद समझ लीजिएगा कि जनाब 30 अगस्त के बाद पहली बार एक इतनी अच्छी कैंडल देखने को विजिबल है। इट्स नॉट ए क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट स्टिल एक अच्छा क्लोज है अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या लेके जा रहा है बाजार? इस हफ्ते अपने साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ लेके जा रहा है, इस हफ्ते बैंकिंग की स्ट्रेंथ लेके जा रहा है, लेकिन दोनों स्टॉक्स जो थे, दोनों समूह के स्टॉक्स जो थे, वो हल्का से बैकफुट पे आए और जिसे कहते हैं कि टिपिकल वीकेंड रेस्ट, जिसे कहते हैं ना, आप बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में थे, इंडिकेटर काफ़ी ओवरबॉट हो गए थे, थोड़ा सा वो बैकफुट पे आए। और स्ट्रेंथ थी कुछ फार्मा स्टॉक्स में सुबह और जहाँ पे अगर आप देखें अच्छा मूव था, कंटेनर कॉर्प आज भी काफ़ी वाइल्ड रहा,
इस दौर की, और इनफैक्ट कंटेनर कॉर्प की उस खबर के बाद परसों जो खबर आई थी लैंड लाइसेंसिंग फ़ी को रिड्यूस करने की और आई थिंक लीज टर्म को बढ़ाने की, उसके बाद ये कॉनकॉर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अगर आप देखें क्लोज है। उस दिन भी इसका क्लोज आया था करीब करीब 726 पे, लेकिन आज ये 751 पे क्लोज आता हुआ। अदानी पोर्ट्स, अदानी समूह का ये स्टॉक आज अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर में गया, मेरे ख्याल से यस हाईएस्ट क्लस्टर में गया। और अगर मैं देखूं तो यस इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर अदानी पोर्ट्स एज वेल। मिड कैप आईटी में पूरा का पूरा मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा था, और साथ ही साथ आरबीएल को देखिए तो यहाँ पे करीब 129 के स्तर पे आरबीएल याद रखिएगा, इट्स सेकंड क्लोज, सेकंड टाइम इन लास्ट आई थिंक 15 डेज इट्स अ क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये बिहेवियर इसका 10 दिसंबर 2021 के बाद पहली बार दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 50 स्टॉक्स थे। टेक महिंद्रा आज इसका जादू चला, बाकी अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, मारुति, टीसीएस। ऑटो स्पेस में आप देखिए मारुति ने अपनी आखिरी में प्रेजेंस फील कराई, बाकी ओएनजीसी, हिंडाल्को, आयशर मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स और विप्रो। आज आईसीआईसीआई बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ, आज अदानी पोर्ट्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ, आज एसबीआई ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। तो बहुत सारे स्टॉक जो थे अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे थे। बैकफुट पे था अल्ट्राटेक सीमेंट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बाकी एमएनएम, एसबीआई लाइफ, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ और एलएनटी और बजाज। शट निफ्टी 17,830 पे, स्टिल इट्स अ डिसेंट क्लोज, और करीब करीब 40,388 बैंक निफ्टी आईटी लगभग 625 अंकों पर करीब करीब 28,729 के स्तर पे, और निफ्टी बैंक 40,388। और मिड कैप्स में रुझान ठीक ठाक रहा, स्टिल अगर आप देखें 1.5% का गेन था। तो ये कुछ अगर आप देखें नंबर्स थे इस क्लोजिंग के, अगेन कहूँगा इट्स अ डिसेंट क्लोज, बहुत कुछ लेके जा रहे हैं अपने साथ, किसी सेक्टर की स्ट्रेंथ, किसी सेक्टर का थोड़ा सा कूल ऑफ आफ्टर सब्सटेंशियल मूव, और बहुत सारे स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई लेके जा रहे हैं हम अपने साथ। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स थोड़ा सा बैकफुट पे आया, पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखें स्टिल स्ट्रॉन्ग था अंडर द लीडरशिप ऑफ एसबीआई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स थोड़ा सा बैकफुट पे था। द की हाईलाइट इज 626 पॉइंट्स के गेन के साथ निफ्टी बैंक। मानस इस क्लोजिंग पे आपके कमेंट्स। ओके समित, इस क्लोजिंग पे आपके कमेंट्स। देखिए इंडेक्स की अगर बात करें तो 17,800 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं, यही एक पॉजिटिव बात है। और इम्पोर्टेंटली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है, और आज फ्राइडे को मतलब टुवर्ड द फैग एंड ऑफ द वीक आईटी स्पेस जो एक लगाड़ रहा है उसने भी परफॉर्मेंस, उसका कंट्रीब्यूशन दिखाया है। तो ये हेल्दी साइंस है, क्योंकि ओवरऑल जो हेवीवेट जो इंडेक्स को आगे कैरी करेंगे उनमें हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी है। तो उसके चलते हमें लगता है कि बायस तो पॉजिटिव रखना चाहिए, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम जो रिसेंट हाइस थे 18,000 वो प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट वीक हम टेस्ट कर सकते हैं, या प्रॉब्ली हम उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समित, राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, प्रकाश कावा जी, मानस जायसवाल जी, आशीष बहती जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए, और आप सभी को सप्ताह अंत की शुभकामनाएं। मंगलमय रहे आपका सप्ताह अंत, एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होगी सोमवार को। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के तीनों खिलाड़ियों में से कौन रहा विजेता, और साथ ही साथ सीधे सौदा के रिटर्न्स छोटे से ब्रेक के बाद।